हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ग्रीन प्लम। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा मेन लीड गोयू दिखाया जाता है जो अपने चाइल्डहुड का एक नाइटमेयर देख रहा होता है जिसमें इसके मॉम डैड दोनों की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। गोयू अपने मॉम डैड के लिए रो रहा होता है और इसी नाइटमेयर से डर कर इसकी आँख खुल जाती है। उठने के बाद ये बताने लगता है कि ये नाइटमेयर मुझे कोई पहली दफा नहीं आया बल्कि ये मुझे अक्सर ही आता रहता है। और फिर इसके बाद गोयू अपनी रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज करने लगता है। गोयू अपनी जिंदगी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से गुजारता है। अब एक्सरसाइज करने के बाद गोयू जब खाना खाने लगता है तो फिर हमें गोयू का रोबोट डॉग दिखाया जाता है जिसका नाम गूफी होता है। गूफी गोयू को बता रहा होता है कि अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट का टाइम है और ब्रेकफास्ट के बाद तुम मुझे वॉक के लिए लेकर जाना। तो गोयू कहता है कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा अभी, बल्कि हम रूटीन के मुताबिक ही तमाम काम करेंगे। ये सुनने के बाद गूफी वहीं पर चुप करके बैठ जाता है और फिर अगले सीन में गोयू गूफी को बाहर घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। आसपास के लोग गोयू को देखकर कहने लगते हैं कि इसका दिमाग तो नहीं खराब, ये हर रोज अपने इस रोबोट डॉग के साथ वॉक के लिए आता है। इसके बाद गोयू की मीटिंग का टाइम हो जाता है। मीटिंग के बाद गोयू एक इनविजिबल प्लम ट्री को देखने लगता है और फिर यहीं से हमें हमारी मेन लीड कैरेक्टर जियांग यी को दिखाया जाता है। ये एक डिलीवरी गर्ल है जो लोगों की डिलीवरी के साथ साथ उनके मैसेज भी लोगों तक पहुंचाती है। आज का डिलीवरी मैसेज ये था कि मेरे घर में जो रेंट वाली रह रही है उसको जाके तुम्हें कहना है कि तुमने अपना रेंट नहीं दिया तो तुम्हें मेरे घर से निकलना होगा। और ये सब यही स्पीकर में बोल रही होती है और आगे से ये लड़की यी की बातों से तंग आकर इसके ऊपर पानी फेंक देती है। फिर यी को याद आता है कि मुझे तो एक और डिलीवरी करने के लिए भी जाना था और अब यी दूसरी डिलीवरी करने के लिए जाने लगती है। दूसरी तरफ गोयू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो गोयू को बताता है कि तुमने मुझसे जो फाइल मांगी थी ना, मैंने उसकी डिलीवरी करवा दी है और ये फाइल तुम तक अभी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। और तभी गोयू को यी की कॉल आ जाती है और कहने लगती है कि आपका एक पार्सल आया है लेकिन आपके विला के साइट पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज लाना मना है, इसीलिए मैं आपकी बिल्डिंग की बेसमेंट में आई हुई हूँ और आप वहीं पर आकर मुझसे अपना पार्सल रिसीव कर ले। इसके बाद गोयू गूफी के साथ पार्सल लेने के लिए बेसमेंट में आ जाता है और इतने में यहाँ पर एक डॉग आ जाता है और इस डॉग का पट्टा गूफी के एक पैर में फंस जाता है जिसकी वजह से गूफी इसके साथ ही जाने लगता है। अब गोयू भी गूफी को बचाने के लिए इसके पीछे भागने लगता है लेकिन इतने में यहाँ पर यही आ जाती है। यही गोयू को देखकर जल्दी से ब्रेक लगाती है और ब्रेक की आवाज सुनकर गोयू को कुछ होने लगता है। गोयू गिरने वाला होता है, ये देखकर यही जल्दी से गोयू को पकड़ने के लिए आ जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं। गोयू जब यही को देखता है तो इसे देखकर साइड पर करता है और यही को ही धक्का दे देता है। यही कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर जब गोयू देखता है कि ये डिलीवरी गर्ल है तो गोयू यही से कहता है कि तुमने जो मेरी मेल देनी थी वो मुझे जल्दी से दे दो। और फिर यही वो फाइल निकाल कर गोयू को दे देती है। और फिर फाइल डिलीवर करने के बाद जब यही वापस जा रही होती है तो यही कॉल करके गोयू के फ्रेंड को बता देती है कि आपके फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसे कॉल करके पूछ लें। और इसके बाद यही अपनी क्लास के लिए भाग रही होती है क्योंकि वो काफी लेट हो गई होती है। क्लास में बैठे हुए यही के दोनों फ्रेंड्स यही सोच रहे होते हैं कि इतना टाइम हो गया है और यही अभी तक क्लास लेने के लिए नहीं आई है। और इतने में यही पीछे से क्लास में आ जाती है और क्लास की एक रूड लड़की यही को देखकर जल्दी से खांसी करने लगती है ताकि सर को मालूम हो जाए कि क्लास में भी कोई आया है। सर जब यही को देखते हैं तो इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अभी क्लासरूम में आई हो। तो इसकी फ्रेंड यही को बचाने के लिए सर से कहती है कि ये तो अभी वॉशरूम से आई है क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था। और यही की फ्रेंड का नेम टैंग शाओफी होता है और दूसरे इसके मेल फ्रेंड का नेम लिन दो सेन होता है। अब पढ़ाने के बाद सर स्टूडेंट्स को बताने लगते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन होने वाला है और अब ये तीनों फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। और फिर जब ये फॉर्म लेने के लिए जाती है तो वही रूड लड़की यही के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मेरा थोड़ा सा गला खराब था जिसकी वजह से मुझे खांसी आ गई और तुम मेरी वजह से फंस गई। तो यही कहने लगती है कि कोई बात नहीं। तो ये लड़की कहने लगती है कि तुम अगर क्लास में लेट हुई हो तो इसकी भी कोई वजह होगी और वैसे भी अगर तुम ये क्लास अटेंड ना भी करती तो फिर भी तुमने फर्स्ट ही आना था। इसके बाद यही अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर जब इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है और तभी यही को एक डिलीवरी आ जाती है और यही अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि मुझे अभी अपने क्लाइंट के घर पर जाकर उसके कंप्यूटर को ठीक करना है। यही एआई ग्रेजुएट है और इसी वजह से इसको कंप्यूटर के बारे में काफी नॉलेज है। ये सुनकर शॉफी कहने लगती है कि तुम किसी के घर पर जाओगी, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना। तो यही कहती है कि तुम घबराओ नहीं, ये देखो मेरे पास एक स्प्रे है। अब यहाँ पर गोयू का फ्रेंड दोयू इसको देखने के लिए आता है। गोयू कहता है कि मुझे इतना कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसकी वजह से मुझे अपने एक्सीडेंट का टाइम याद आ गया और इसी वजह से मेरी
तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। फिर गोयू दोयू से कहता है कि तुम मुझे मेरा कंसोल पकड़ाना, ये इस फाइल के पास पड़ा हुआ है। लेकिन दोयू को ढूंढने के बाद कोई भी कंसोल नहीं मिलता है और कहने लगता है कि तुम्हारा कंसोल यहाँ पर तो नहीं है। और फिर यहाँ पर गोयू को याद आता है कि मैं उस लड़की के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मेरा कंसोल उस लड़की के बैग में गिर गया हो। और अब ये अपने उस क्लाइंट के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर जाकर इसने कंप्यूटर ठीक करना होता है। लेकिन ये क्लाइंट यी को बुरी नजरों से देख रहा होता है। ये इसको बताती है कि मुझे आपके कंप्यूटर को ठीक करने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे। और ये सुनकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। और अब ये अपनी लाइव स्ट्रीम पर लोगों को बता रही होती है कि इस वायरस को कैसे ठीक किया जाता है। और अब गोयू अपने कंसोल को ट्रेस करते हुए उसी लोकेशन पर जा रहा होता है। अब यी के पीछे से वो आदमी शावर लेने के बाद आ जाता है। ये अपने लाइव स्ट्रीम से देख रही होती है कि वो शख्स इसके पीछे से आ रहा है। और ये जैसे ही पीछे मुड़कर इस शख्स की तरफ देखती है तो इस शख्स ने ये जो एक ड्रेस पहना होता है इसको भी खोलकर दिखाने लगता है। यी की तो ये देखकर टांगे कांपने लगती है और साथ ही यी अपनी लाइव स्ट्रीम के सामने आ जाती है ताकि कोई इस शख्स को ना देख पाए। और ये अब इस शख्स की आंखों में स्प्रे करने के बाद वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही ये डोर के पास जाती है तो ये डोर पहले से ही लॉक होता है और ये आदमी फिर से यी के पास आने लगता है। इसको पास आता देख कर यी इस शख्स को दिखाने लगती है कि ये देखो मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ और इस तरह से तुम लोगों के सामने गंदे हो रहे हो। लेकिन ये शख्स यी का मोबाइल इसके हाथ से छीन कर फेंक देता है और इतने में बाहर गोयू भी आ जाता है। गोयू जैसे ही यी की आवाजें सुनता है और अंदर आने के बाद गोयू इस शख्स को मारने लगता है। गोयू इस शख्स को मारने के बाद यी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। यी इसका हाथ पकड़ लेती है और खड़ी हो जाती है। और अब फिर से ये शख्स इसको मारने के लिए आता है तो यी भी मौका देखते हुए इस शख्स को मार देती है। और यी जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है वो भी काफी वायरल हो जाती है। अब यी की फ्रेंड शॉफी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि आपकी फ्रेंड यहाँ पर है। और अब यी गोयू के साथ पुलिस स्टेशन से निकल रही होती है और गोयू यी को कहता है कि तुमने पुलिस को कॉल करने की बजाय लाइव स्ट्रीम करना क्यों शुरू कर दी। और यी कहने लगती है कि मैंने जाकर उसका कंप्यूटर ठीक किया लेकिन उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, बल्कि उल्टा ही। ये कहते हुए यी नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। और अब कुछ लड़कियां गुजर रही होती हैं जो यी को देखकर कह रही होती हैं कि शायद ये लड़का इस लड़की को बुली कर रहा है। ये सुनकर गोयू अपना कोट उतार कर यी के ऊपर दे देता है। अब यी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और गोयू से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उस घर तक कैसे पहुँचे। थैंक्स तो मैं तुम्हें बाद में कहूँगी, लेकिन क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो गोयू कहता है कि हाँ। तो यी कहती आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है। तो गोयू कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा कंसोल है। तो यी कहती है कि क्या तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चुराई है। और अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें अपनी चीजें चेक करवा देती हूँ। और अब यी अपने बैग से सारी चीजें नीचे की तरफ फेंकने लगती है और इतने में बैग से गोयू का कंसोल भी नीचे गिर जाता है। गोयू अपने कंसोल को पकड़ता है और यी को दिखाते हुए कहता है कि क्या अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है। तो यी कहती है कि जब तुम मेरे ऊपर गिरे थे तो हो सकता है कि गलती से मेरे बैग में आ गया हो। फिर ये गोयू का कोट भी इसको वापस कर देती है और फिर इसके सामने यी बैठकर अपने बालों को सेट करने लगती है। गोयू यी को ऐसा करते हुए देखता है तो इससे पूछने लगता है कि क्या तुम पहले मेंशन में थी। लेकिन इतने में ही यी को एक कॉल आ जाती है और इसके साथ ही गोयू को भी कॉल आ जाती है। दोनों कॉल सुनने के बाद भागते हैं और यी को जिसकी कॉल आई होती है वो शॉफी की होती है, क्योंकि शॉफी गोयू के फ्रेंड दोयू के साथ लड़ रही होती है। लेकिन गलती शॉफी की होती है, लेकिन शॉफी मान ही नहीं रही होती और कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर अपना स्कूटर पार्क किया क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। तो दोयू कह रहा होता है कि जब तुम्हें मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीजों को पार्क नहीं किया जाता तो तुमने अपना स्कूटर यहाँ पर क्यों पार्क किया। इन दोनों की लड़ाई को आकर ये खत्म करवाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ से गोयू भी आ जाता है। गोयू को देखकर शॉफी कहने लगती है कि क्या ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो यही कहती कि नहीं, इस शख्स ने तो मेरी जान बचाई है। तो शॉफी दोयू को कहने लगती है कि मैं तुम्हें आज जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने मेरी दोस्त की जान बचाई है। ये कहकर शॉफी यी को अपने साथ बिठाकर लेके जाने लगती है। गोयू इसको रोकने लगता है लेकिन दोयू इसको रोकने नहीं देता और कहने लगता है कि गलती तुम्हारी है और तुम ही मुझे माफ कर जा रही हो। और फिर दोयू गोयू को कहता है कि तुम्हें कब से ह्यूमंस में इंटरेस्ट होने लग गया है। तो गोयू कहता है कि तुम्हारी कार खराब हो गई है ना, तो पहले जाकर तुम अपनी कार को रिपेयर करवाओ। इसके बाद जब यी और शॉफी घर पर आ जाते हैं तो शॉफी यी को कहती है कि तुम आखिर इतने पैसे कमाने के पीछे क्यों लगी हुई हो जबकि तुम्हारे पास हर चीज मौजूद है। और वैसे भी हमें जो प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप मौजूद है। तो यी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। फिर शॉफी यी से कहती कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। तुम्हें जो मिस्टर पॉक पसंद है वो
अब्रॉड से वापस आ गए हैं। ये सुनकर ये खुश हो जाती है। तो शाफी कहती है कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तो ये कहती है कि मिस्टर पॉक वो वह चाइनीज मेंबर हैं जो ओपन एआई के मेंबर हैं और इनकी कंपनी न्यू ह्यूमन की एआई प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं और मुझे इनकी कंपनी बहुत पसंद है। तो शाफी कहती तुम तो ऐसे खुश हो रही जैसे मिस्टर पॉक कोई हैंडसम सा लड़का हो। ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर पॉक कोई बूढ़ा सा शख्स हो और वो बिल्कुल भी प्यारा ना हो। तो यही कहती कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर पॉक मेरे आइडियल है और मुझे वो पसंद है। और अब गुयू अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है और गुयू को अपने बचपन में यी जैसी ही एक लड़की मिली होती है और वो लड़की अपने बालों को उसी अंदाज में बांधती है जिस तरह आज यी ने अपने बालों को बांधा था। और अब गुयू यी की बचपन की तस्वीर को और अब की तस्वीर को मैच करके देखने लगता है और दोयू आकर गुयू से पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गुयू दोयू को बताता है कि मैं जिस लड़की को बचपन से तलाश कर रहा हूँ ना, वो मुझे मिल गई है। गुयू कहते हैं कि चलो हम उससे मिलने के लिए उसके घर पर चलते हैं। और अब दोयू और गुयू उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर यी रहती होती है। दोयू को यहाँ पर डर लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर लाइट्स कभी चल रही थी और कभी बुझ रही थी और जैसे ही ये दोनों यी के घर के पास पहुँचते हैं तो यहाँ की लाइट चली जाती है। और अब यी अपने घर पर नहा रही होती है और लाइट ऑफ होने पर ये शाफी को डांटने लगती है कि क्या तुमने इस मंथ का बिल पे नहीं किया है? तो शाफी कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया था। अब दोयू को यहाँ पर डर लग रहा होता है तो गोयू दोयू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगे? तो दोयू कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है इसलिए तुम ही अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। और अब गोयू यी के घर की तरफ जाने लगता है और यी भी शावर लेने के बाद शाफी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए बाहर आ रही होती है। और जैसे ही यी डोर ओपन करती है तो सामने गुयू होता है। गुयू को देखकर यी एकदम से डर जाती है और शाफी पीछे से अटकने की वजह से गलती से यी को धक्का दे देती है जिसकी वजह से यी गुयू के बिल्कुल सामने गिर जाती है और इतने में लाइट भी आ जाती है। अपने गुयू और दोयू यी के घर में आ जाते हैं। शाफी पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम दोनों यी का पीछा क्यों कर रहे हो और अगर तुम लोगों ने मुझे ना बताया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इस पर दोयू कहता है कि तुम्हारी दोस्त की वजह से मेरा दोस्त पहले बेहोश हो गया था और तुम पुलिस को कॉल करना चाहती है और अगर ऐसा है तो तुम पुलिस को कॉल कर ही लो, मैं भी देखता हूँ कि पुलिस किसको अरेस्ट करती है। दोयू और शाफी आपस में बहस करने लगते हैं तो गोयू और यी इन दोनों को काम डाउन करते हैं। अब यी गोयू से पूछती है कि पहले तो तुमने मेरा पीछा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें मुझसे अपना कंसोल चाहिए था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दोयू इन दोनों को अपनी कंपनी का कार्ड दिखाने लगता है और इस कंपनी का नाम न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजी होता है। ये पढ़ने के बाद यी खुश हो जाती है और ये पूछती है कि क्या तुम दोनों मिस्टर पॉक की कंपनी की तरफ से आए हो? यही दोयू से पूछती है कि क्या तुम मिस्टर पॉक के पार्टनर हो? तो दोयू कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर पॉक का पार्टनर हूँ। और फिर यही गोयू से कहती है कि तुम मिस्टर पॉक की कंपनी में क्या काम करते हो? दोयू कुछ कहने लगता है लेकिन गोयू इसको मना कर देता है और ये यी को बताता है कि मैं मिस्टर पॉक की कंपनी में इंजीनियर हूँ। हालांकि न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजी कंपनी गोयू की होती है और गोयू का नाम ही मिस्टर पॉक होता है। अब ये इन दोनों से कहने लगती है कि मेरी दोस्त की वजह से मिस्टर दोयू की कार के साथ जो एक्सीडेंट हो गया था, क्या आप उसकी रिपेयरिंग फीस लेने के लिए यहाँ आए हैं? ये शाफी से कहती है कि तुम इन्हें इनके पैसे वापस क्यों नहीं कर देती? तो शाफी कहती है कि ठीक है, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं कुछ अर्से तक तुम्हें ये पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। गोयू यी को एक बच्चे की तस्वीर दिखाता है और इससे कहता है कि क्या ये तुम हो? फिर गोयू कहता है कि क्या तुम्हें ग्रीन प्लम ट्री वाले लिटिल फैटी के बारे में कुछ याद है? ये तस्वीर देखकर यी थोड़ा सा हैरान होती है और फिर ये गोयू से कहने लगती है कि मुझे अपना चाइल्डहुड बिल्कुल भी याद नहीं है और ना ही मैं अपने बचपन को याद करना चाहती हूँ। ये गोयू से कहती है कि इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है आपको मैं किसी की तरह लग रही हूँ। अब ये खड़ी होती है और इन दोनों से कहती है कि रात काफी हो गई है, अब आप दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। गोयू यी की ये बात सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद यी एक बॉक्स निकालती है और इस बॉक्स में से उसी बच्ची की तस्वीर देखने लगती है जो गोयू ने यी को दिखाई होती है। अब दूसरी तरफ गोयू भी इसी तस्वीर को देख रहा होता है और इस तस्वीर को देखते हुए गोयू अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा होता है जो उसने इस लड़की के साथ गुजारा है। गोयू को याद आता है कि ये लड़की इसको एक जगह पर लेकर आई थी जहाँ पर ग्रीन प्लम के बहुत सारे दरख्त थे और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। गोयू अपने आप से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर याद दिलाकर रहूंगा कि मैं कौन हूँ। अगले दिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी में होती है और ये लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब ये तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो शाफी इन दोनों को चुप करवाती है और कहती है कि चलो हम गेम खेलने चलते हैं। और
फिर शाओफी लिन दोसिन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है और अब यहाँ पर यी को पीछे से गोयू की आवाज आती है। गोयू यी के लिए फ्लावर्स का बुके लेकर आया होता है और यी देखकर हैरान हो रही होती है कि ये मेरे लिए फ्लावर्स क्यों लेकर आया है। फिर गोयू यी के करीब आता है और ये फ्लावर्स यी को देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन ये फ्लावर्स देने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे ये फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। गोयू कहता है कि क्या हम कहीं पर अकेले जाकर बात कर सकते हैं? तो यी कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कर लो। गोयू यी से कहता है कि तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि हम रोबोट्स को क्यों बनाते हैं। तो यी कहती है कि हाँ पता है, अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो हम रोबोट्स बनाकर उससे अपनी मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं। तो गोयू कहता है कि मैं भी इसी तरह की एक मशीन पर काम कर रहा हूँ और मैंने इसका नाम कुडल पोड रखा है। ये डिवाइस नींद न आने की बीमारी को क्योर करने का काम करती है, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ डेटा की कमी है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में डेटा इकट्ठा करने में तुम मेरी मदद करो। तो ये मना करते हुए कहती है कि मेरे पास अपना भी एक प्रोजेक्ट है जो मुझे पूरा करना है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी और के प्रोजेक्ट को देखने के लिए। तो गोयू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओगी तो तुम मिस्टर पॉक से भी मिल सकती हो और ये भी हो सकता है कि तुम्हें मिस्टर पॉक के साथ काम करने का मौका भी मिले। इस पर यही कहती है कि मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपनी एफर्ट्स की वजह से मिस्टर पॉक के साथ काम तो जरूर करूंगी और अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही जाने लगती है, लेकिन गोयू इसका हाथ पकड़कर इसको रोकता है। गोयू कहता है कि आखिर मैं तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए कैसे राजी करूँ? तो यही कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगी। तो फिर गोयू कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तुम मुझे मेरी कार रिपेयरिंग फीस ही दे दो। और यही जब ये फीस देखती है तो ये काफी ज्यादा होती है। गोयू यही से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाओगी तो तुम्हें ये फीस भी वापस नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें इस काम के लिए पे भी करूंगा। और गोयू कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए 100,000 यॉन दूंगा। ये सुनकर तो यही बहुत हैरान हो जाती क्योंकि काफी पैसे होते हैं। यही गोयू से कहती है कि क्या मुझे इस अमाउंट का 50% डिपॉजिट मिल सकता है? तो गोयू कहता है कि हाँ ठीक है। तो यही कहती है कि ठीक है, अब मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और अब यहाँ पर शाओफी अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो लिन दोसिन कहता है कि तुम इसके साथ 3 साल से बात कर रही हो, तो तुम इससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तो शाओफी कहती है कि वैसे तो मैं भी इससे मिलना चाहती हूँ और मुझे ये काफी क्यूट भी लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये कोई मिडिल एज का अंकल ना हो। और जब मुझे ये ख्याल आता है तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही ये सब ठीक है। और फिर जब शाओफी घर पर पहुँचती है तो इसे यही से मालूम होता है कि इसे गोयू के साथ काम करने के लिए 100,000 यॉन मिल रहे हैं। तो शाओफी कहती है यही से कि क्या तुम्हें गोयू पर इतना यकीन है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? तो यही कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है और वैसे भी मैंने आज तक जितने भी पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं मुझे कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं मिले उन जॉब से। यही कहती है कि जब मुझे ये पैसे मिल जाएंगे तो हमारा सीक्रेट बेस ऑफिशियली ओपन हो जाएगा। और फिर यही शाओफी को दिखाने लगती है कि हमेशा ऑफिशियल मीटिंग्स पर दोयू ही सबसे मिलता है, मिस्टर पॉक को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब अगले दिन यही गोयू के घर पर पहुंच जाती है। अब गोयू ये AI प्लम ट्री यही को दिखाता है। यही इस प्लम ट्री को गौर से देखने लगती है और गोयू यही से पूछता है कि क्या तुम्हें इस ट्री को देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ जिसे तुम फैटी कहा करती थी? यही गोयू की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और ये ट्री के पास चली जाती है और इन प्लम्स को हाथ लगाकर ये कहने लगती है कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी वक्त गोयू इस ट्री को बंद कर देता है और यही से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। फिर गोयू यही को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट 30 डेज के लिए होगा और अगर तुम्हें कोई छुट्टी चाहिए तो तुम्हें मुझे एक दिन पहले बताना होगा। फिर यही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और गोयू यही से कहता है कि जो डिपॉजिट के पैसे हैं वो 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। गोयू यही से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। यही ये घर देखकर कहने लगती है कि क्या ये घर मिस्टर पॉक और दोयू का है? तो गोयू कहता है कि ये घर मेरा है। ये देखकर ये काफी हैरान होती है। तो गोयू कहता है कि तुम इसको एक तरह का स्टाफ हॉस्टल भी कह सकती हो। ये कहती है कि अगर ऐसी बात है फिर तो मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि मुझे भी मिस्टर पॉक के साथ काम करने का एक दिन मौका मिले। अब गोयू यही को एक पार्क में वैसे ही ट्री के पास लेकर आ जाता है जैसा कि गोयू ने अपने चाइल्डहुड में देखा था और गोयू यही से कहता है कि तुम्हें इस ट्री पर चढ़ना होगा। तो यही कहती है कि ये कैसा डेटा है जो मुझे इस ट्री पर चढ़कर कलेक्ट करना है? तो गोयू कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं तुमसे जो भी करने के लिए कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती हो?
तो ये कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी इस ट्री पर चढ़ती हूँ। और फिर ये ट्री पर चढ़ना शुरू कर देती है और फिर ये ट्री के ऊपर जाकर ट्री को देखने लगती है। इस तरह ये को देखकर गोयू ये की पिक्स बनाने लगता है। ये जब यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर एक फोटोग्राफर आ जाता है और ये गोयू की पिक्स लेने लगता है, लेकिन इसकी पिक्चर्स लेने की वजह से गोयू की तबीयत खराब हो रही होती है और गोयू इसे कहता है कि तुम मेरी पिक्चर्स ना लो और तुमने मेरी जो पिक्चर्स ली हैं उन्हें अभी फौरन डिलीट कर दो। और जैसे ही ये गोयू की आवाज सुनती है, ये गोयू को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और तभी गोयू को याद आता है कि बचपन में भी इसकी दोस्त ने इसी तरह इसकी एक दफा जान बचाई थी। इतने में वो शख्स अपने कुछ आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए इनके पास आ जाता है। गोयू इन्हें देखकर उनके पास लड़ने के लिए जाने लगता है और इतने में ये गोयू का हाथ पकड़ती है और इसको लेकर यहाँ से भागने लग जाती है। और इस दौरान में गोयू बस यी को ही देखे जा रहा होता है। यी और गोयू एक जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं और फिर जब गोयू अपने हाथ की तरफ देखता है तो यी गोयू का हाथ छोड़ देती है। और अब यहाँ पर गोयू अपने दिल में सोच रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी चाइल्डहुड की वही दोस्त है। और फिर घर आने के बाद गोयू यी को ग्रीन प्लम की कैंडीज देता है। ये देखकर यी गोयू से कहती है कि मुझे कैंडीज पसंद नहीं है, इसलिए आप ये वापस रख लें। तो गोयू कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैं लिटिल फैटी हूँ। तो यही कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं वो नहीं हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तो गोयू कहते हैं कि तुम इस सब के बारे में दोबारा सोचो। यही गोयू से कहती है कि आप मुझे यहाँ पर कुडल पोर्ट के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए लाए, लेकिन आज सारा दिन ही आपका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। और ये कहते हुए यही वो कैंडीज का बॉक्स नीचे फेंक देती है। ऐसा करने से गोयू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गोयू छोटा था तो इसने इसी लड़की को कहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड जा रहा हूँ। ये बच्ची गोयू से पूछती है कि तुम फिर कब वापस आओगे। तो गोयू इसको बताता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। तो ये बच्ची उसे पूछती है कि फिर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे। तो तब गोयू ने उसको कहा था कि उस दिन गिरने की वजह से हमारे जिस्म पर जो स्कार्स बन गए हैं उसकी मदद से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। अब यही अपना हाथ छुड़वा कर यहाँ से जाने लगती है तो गोयू अपने बचपन का वही स्कार यही को दिखाता है और गोयू यही से कहता है कि तुम्हारे भी बाजू पर एक स्कार है। तो यही कहती कि नहीं, मेरे बाजू पर ऐसा कोई भी स्कार नहीं मौजूद है। लेकिन गोयू जबरदस्ती करते हुए कहता है कि नहीं, तुम मुझे प्रूफ करो कि तुम वही हो। तो यही फिर गुस्से में आकर इसे कहने लगती है कि तुम जिस शख्स की तलाश कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यही गोयू को बताती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो लड़की मेरी ट्विन बड़ी बहन थी और वो 13 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनने के बाद गोयू काफी शौक में आ जाता है और उन कैंडीज को देखने लगता है जो नीचे गिर गई होती हैं। और फिर इसे याद आता है कि बचपन में ये ग्रीन प्लम कैंडीज यी की बड़ी बहन ने ही इसको दी थी। अब अगले दिन शॉफी और यी जब यूनिवर्सिटी पहुंचते तो ली दोन सिन इन दोनों को बताता है कि हम लोगों ने काम करने के लिए जो जगह रिजर्व करवाई थी उस जगह को हमारी क्लास की दूसरी लड़की ने ले लिया है। फिर ये तीनों उस जगह पर जाते हैं। शॉफी उस लड़की को अपने पास बुलाती है। शॉफी इस लड़की से कहती है कि ये जगह मैंने एक वीक पहले रिजर्व करवाई थी, तो तुम लोग भला यहाँ पर बैठकर कैसे काम कर सकते हो। लेकिन ये लड़की कहती है कि मेरे पास बुकिंग लिस्ट है और उसमें ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये देखकर काफी हैरान होकर कहती है कि यकीनन किसी ने सिस्टम को हैक करके इस लिस्ट को चेंज किया है। फिर शॉफी इस लड़की का मोबाइल फोन इसको वापस करती है, लेकिन इस लड़की के दिमाग में प्लान आता है और ये जानबूझकर अपना फोन नीचे फेंक देती है और सबको ये शो करवाती है कि जैसे कि शॉफी ने इसका मोबाइल फोन नीचे गिरा दिया है। ये देखकर इनके सीनियर्स आकर शॉफी को बोलने लगते हैं, लेकिन ये लड़की यहाँ पर ड्रामे करने लगती है और अच्छा बनने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि फोन मेरी ही वजह से नीचे गिरा है, इसमें शॉफी की कोई गलती नहीं है। इस सब पर शॉफी को काफी गुस्सा आ जाता है और इनके दरमियान लड़ाई होने लगती है। लेकिन फिर यी और ली दोन सन शॉफी को लेकर यहाँ से बाहर आते हैं। ये शॉफी से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम कोई और अच्छी जगह प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ढूंढ लेंगे। और शॉफी कहती है कि अब मुझे समझ आ गया यी कि तुम पार्ट टाइम जॉब्स करके इतना पैसा क्यों कमाना चाहती हो, ताकि हमारे पास हमारा सीक्रेट बेस हो, ताकि हमें इस तरह जगह के लिए किसी से भी झगड़ना ना पड़े। इसके बाद यी दोबारा से गोयू के घर पर आती है। गोयू यी से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेव किया। गोयू कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आई हो तो मैं ये अप्रूव कर देता हूँ। सारी गलती मेरी थी, इसलिए तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। अब गोयू यी को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए, लेकिन यी गोयू से कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। फिर यी खड़ी हो जाती है और गोयू से हाथ मिलाती है कि अब से हम मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। साथ में गोयू यी को अपनी लैब में ले आता है। ये
लैब में पड़ी मशीनरी को देखकर काफी एक्साइटेड हो रही होती है। तो गोयू यी से कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो ताकि मैं तुम्हें ठीक से स्कैन करूं। ड्रेस चेंज करने के बाद यी इस स्कैन मशीन में खड़ी हो जाती है। इस मशीन में यी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि यी की हाइट क्या है, इसका वेट और बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन। इतने में यी साइड पर पड़े हुए ग्लासेस उठाकर उन्हें देखने लगती है और गोयू से पूछती है कि ये ग्लासेस क्या काम करते हैं। तो गोयू कहता है कि ये ग्लासेस लगाकर तुम जिस भी चीज को देखोगी ये ग्लासेस उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन तुम्हें देंगे। ये कहती है कि क्या मैं इन ग्लासेस को ट्राई कर सकती हूँ। तो गोयू कहता है कि हाँ तुम इनको ट्राई कर सकती हो। फिर ये वो ग्लासेस पहनकर पहले तो अपने हाथ देखने लगती है और फिर यही तमाम चीजों को इन ग्लासेस के थ्रू गौर से देखने लगती है और इन चीजों को देखते देखते ये गोयू को देखने लगती है। गोयू भी यी को देख रहा होता है। अब ग्लासेस में गोयू के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। गोयू आकर यी का फेस ऊपर कर देता है और गोयू यी से कहता है कि तुमने अगर इन ग्लासेस से खेल लिया हो तो अब हमें काम करना चाहिए। तो इस पर यी कहती है कि हाँ चलो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद शॉफी कुछ बुक्स लेने के लिए एक शॉप पर आई होती है, लेकिन इस बुक शॉप पर गेम्स भी अवेलेबल होती हैं। और जब शॉपकीपर शॉफी को देखता है तो ये इसको बताता है कि हमारे पास कुछ नई गेम्स आई हैं, तुम उन्हें जरूर ट्राई करना। ये सुनकर शॉफी सोचने लगती है कि मैंने तो वादा किया है कि मैं अब गेम्स नहीं खेलूंगी जब तक हम इस प्रोजेक्ट को खत्म न कर लें। तो शॉफी शॉपकीपर से कहती है कि मैं तो यहाँ पर आज सिर्फ बुक्स ही खरीदने के लिए आई हूँ। शॉपकीपर शॉफी को बताता है कि तुम्हें जिस गेम का काफी अरसे से इंतजार था वो फाइनली आ गई है। ये सुनकर शॉफी सोचती है कि गेम ही है ना, मैं अभी इसको बाय कर लेती हूँ, खेल में बाद में लूंगी। अब शॉफी वही गेम लेने के लिए चली जाती है। इतने में वहाँ पर डोयू भी आ जाता है। डोयू भी वही गेम पकड़ रहा होता है जो शॉफी लेने वाली थी और फिर इन दोनों के दरमियान इस गेम को लेकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इतने में शॉपकीपर आता है और इन दोनों को एक और गेम देकर कहता है कि हमारे पास इसके 2 पीसेस थे, इसलिए आप लड़े मत। और फिर ये दोनों लड़ते हुए इस शॉप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यी अब गोयू के घर को देख रही होती है। किचन को देखने के बाद भी आगे जाती है तो यहाँ पर गुफी आ जाता है। अब यहाँ पर यही गुफी के साथ खेलने लगती है। इतने में पीछे से गोयू आ जाता है। गोयू को देखते सार ही गुफी गोयू के पास चले जाता है। गोयू यी से कहता है कि तुम्हें गुफी के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये कोई आम पेट नहीं है। अब गोयू यी को एक्सरसाइज करवाने के लिए ले आता है। एक्सरसाइज मशीन यी की हेल्थ के बारे में बता रही होती है। यी की हेल्थ को देखने के बाद गोयू कहता है कि इसकी हेल्थ कंडीशन तो काफी अच्छी है। कुछ देर ट्रेडमिल पर रनिंग करने के बाद यी गोयू के कंधे पर ही बेहोश हो जाती है और जब यी को होश आता है तो ये अभी तक गोयू के कंधे पर ही होती है। अब गोयू कहता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर तुम्हें क्या हो गया। तो यी इसको बताती है कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इसी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। गोयू यी के लिए एक बहुत ही हेल्दी मील तैयार करता है, लेकिन यी को ये खाना पसंद नहीं आता है। और जिस तरह से गोयू हेल्दी फूड के बारे में बातें कर रहा होता है, इसे देखकर यी कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल मिस्टर पॉक की तरह बातें करते हो, क्या ये सब कुछ तुमने उनसे सीखा है। तो गोयू यी से कहता है कि क्या तुम मिस्टर पॉक को इतना पसंद करती हो। यी कहती है मिस्टर पॉक एआई इंडस्ट्री का बहुत बड़ा टैलेंट बन गए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी भी तो इतनी थोड़ी सी एज में डेवलप कर ली है। अब यी अपने दोनों दोस्तों को अपने न्यू स्टूडियो में लेकर आती है। इसके दोस्त स्टूडियो को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हमें रूम्स के लिए झगड़ना भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन यी गोयू के साथ फिर से काम कर रही होती है, लेकिन यी को काफी नींद आ रही होती है। गोयू यी से कहते हैं कि तुम जाकर मुंह धोकर फ्रेश होकर आ जाओ वापस। जब यी फ्रेश होने के लिए जाती है तो यी को मालूम होता है कि गुफी तो घर से कहीं चला गया है और यी जल्दी से आकर ये बात गोयू को बताती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों गुफी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यी पानी के पास जाकर गुफी को आवाजें देने लगती है। इतने में तेज हवा की वजह से यी की छतरी इसके हाथ से छूट जाती है और फिर गोयू अपना अम्ब्रेला यी को देखकर कहता है कि तुम ये रखो, मैं दूसरा जाके ले आता हूँ। इतने में यहाँ कोई चीज टूटने की आवाज आती है, जिसकी वजह से गोयू फिर से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। ये गोयू के पास आते से कहती है कि मैं तुम्हारे पास, इससे तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और फिर जब दोनों ये घर वापस आ रहे होते हैं तो ये देखते हैं गोफी घर के बाहर एक दूसरे डॉग के साथ मौजूद होता है। अंदर आकर गोयू यी को पहनने के लिए एक शर्ट देता है और यी के सामने ही गोयू अपनी शर्ट को उतारने लगता है। गोयू अपनी शर्ट को यी के फेस के ऊपर पहन कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो, जाकर दूसरे रूम में अपने कपड़े चेंज कर लो। और फिर जब यी कपड़े चेंज करके आ जाती है तो ये गोयू से कहती है कि गोफी को क्या हुआ है। गोयू यी को बताता है कि गोफी के सिस्टम में कोई वायरस भी नहीं है, इसने बस दूसरे डॉग्स के भौंकने की आवाज सुनी थी तो ये बाहर चला गया था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। ये कहती है कि तुम मुझे दिखाओ, मैं भी एक दफा देखना चाहती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये देखते देखते यी को नजर आता है कि गोयू ने अपने कंसोल के अंदर कार्टून्स भी डाउनलोड किए होते हैं। ये देखकर यी कहती है गोयू तुम्हारी हॉबी कार्टून्स देखना है ना। तो गोयू झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, ये गलती से डाउनलोड हो गए थे, मैं कार्टून्स नहीं देखता हूँ। ये गोयू से पूछती है कि
ब्रेक्स की आवाज और चीजें टूटने की आवाज की वजह से क्या तुम ट्रॉमेटाइज हो जाते हो? तो गोयू कहता है कि हाँ। यही कहती है कि इसका मतलब है कि तुम जिस कुडल पोर्ट पर रिसर्च कर रहे हो वो अपने आप को ठीक करने के लिए कर रहे हो ना? तो गोयू कहता है कि हाँ ऐसा ही है। गोयू यही को बताता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ता जा रहा है और मुझे अब रात को नींद भी नहीं आती है, इसी वजह से मैंने कुडल पोर्ट डेवलप किया था। पहले तो ये सही काम करता था लेकिन अब ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसमें रियलिज्म की कमी है। यही कहती है कि इसी वजह से तुम मेरी बहन को तलाश कर रहे थे ना? तो गोयू कहता है कि हाँ, क्योंकि वो वाहिद मेरी दोस्त थी जिसके साथ मुझे काफी अच्छा फील होता था। यही कहती है कि अब मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई है, इसलिए मैं डेटा कलेक्ट करने में तुम्हारी खूब मदद करूंगी। इस पर गोयू मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चलो हम चलकर अब काम करते हैं। तो यही गोयू से कहती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक नहीं ले सकते? यही गोयू से कहती है कि क्या मैं कार्टून देख सकती हूँ इस ब्रेक में? तो गोयू कहता है कि तुम देख लो। गोयू भी सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ जाता है और फिर रात को दोयू गोयू के घर आता है और ये देखता है कि गोयू काफी गहरी नींद सो रहा होता है। दोयू अगर गोयू को जगा देता है और वो काफी हैरान हो रहा होता है। कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही गोयू है। दोयू कहता है कि आखिर तुम्हें सोफे पर नींद आ कैसे गई? दोयू कहता है कि यी तुम्हारी वो बचपन की दोस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यी के पास तुम्हें ठीक करने की पावर है। यी ने गोयू के लिए मैसेज भी छोड़ा होता है कि गोयू तुम सो गए थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मैंने सारा काम आज का कर लिया है इसीलिए अब मैं घर चली गई हूँ। अब नेक्स्ट डे जब यी आती है तो गोयू और यी डेटा को कलेक्ट करने के लिए काफी हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं और इस डेटा को कलेक्ट करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। अगले दिन यी काम पर नहीं आती है। इस पर गोयू परेशान हो रहा होता है कि यी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और बगैर बताए छुट्टी कर ली। साथ ही यी का मैसेज आ जाता है और वो कहती है कि मेरे साथ एक मसला हो गया जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ गया है। ये सुनते ही गोयू जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगता है और तभी यहाँ पर दोयू भी आ जाता है। इसके बाद दोयू और गोयू हॉस्पिटल जाते हैं। गोयू काफी परेशानी की हालत में जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो ये जल्दी से जाकर पूछता है कि ये क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही गोयू नोटिस करता है कि ये तो बिल्कुल ठीक होती है बल्कि शाओफी की तबीयत खराब होती है। ये देखकर गोयू कहता है कि ये क्या मैं तुमसे बाहर अकेले में बात कर सकता हूँ? गोयू यही से कहता है मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था लेकिन तुम्हारा फोन मुसलसल बिजी जा रहा था। तो ये बताती है कि सुबह जब मैं उठी तो शाओफी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम इसको हॉस्पिटल ले आए और आज दोपहर में हमारा एक कंपटीशन भी है और मैं सारा टाइम फोन पर थी ताकि मुझे कोई शाओफी का सब्स्टिट्यूट मिल जाए, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको पहले इन्फॉर्म करने का। गोयू कहता है कि अब सब कुछ ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। इतने में शाओफी आ जाती है और शाओफी गोयू से कहती है कि क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? शाओफी कहती है कि हमारा एक आज बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन है। ये कंपटीशन यी के करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं तो बीमार हो गई हूँ, इसलिए क्या आप मेरी जगह इनके साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये मना करने लगती है तो शाओफी यी से कहती है कि तुमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी मेहनत की है और अब तुम इस तरह से गिव अप कैसे कर सकती हो? और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे सारी जिंदगी यही गिल्ट रहेगा मेरी वजह से तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाई। लिंदो सेन कहता है कि आज सैटरडे है, आधे स्टूडेंट्स या तो छुट्टी पर हैं और आधों ने खुद इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है इसलिए हमें कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है। गोयू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। गोयू दोयू से कहते हैं कि तुम शाओफी का ख्याल रखो और हम तीनों कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। अब इनके पास कंपटीशन में पहुंचने के लिए बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया होता है इसलिए गोयू काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है। यी का प्रोफेसर भी यी की टीम का वेट कर रहा होता है क्योंकि अब कंपटीशन स्टार्ट होने में चंद ही मिनट का टाइम रह गया होता है। बाकी सब प्रोफेसर कहते हैं कि अब टाइम हो गया इसलिए हमें ये कंपटीशन स्टार्ट कर देना चाहिए। गोयू यी और लिंदो सेन कंपटीशन स्टार्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कंपटीशन के पहले राउंड में इन्होंने कुछ चीजों को मेमोराइज करना होता है। फिर ये लोग कंपटीशन के दौरान जब कोडिंग में कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो गोयू उनको बताता है कि तुम लोग यहाँ पर ये मिस्टेक्स कर रहे हो। अब इस कंपटीशन के लास्ट में से 2 ही टीम्स बचती हैं और इसी तरह यी की टीम ये कंपटीशन विन कर जाती है। गोयू इन दोनों से पहले ही यहाँ से बाहर आ जाता है। अब गोयू इन दोनों का बाहर इंतजार कर रहा होता है। यी अपने फ्रेंड के साथ गोयू के पास आती है और यी के फ्रेंड ने इसके कंधे पर हाथ रखा होता है। ये देखकर गोयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर लिंदो सेन को अपने टीचर की वजह से यहाँ से जल्दी जाना पड़ता है। फिर यी अपने घर वापस आ जाती है तो यहाँ पर शाओफी सोफे पर लेटी होती है। यी शाओफी से पूछती है कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तो शाओफी कहती है कि हाँ अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अब शाओफी यी से कहती है कि क्या गोयू तुम्हें पसंद करता है? तुमने आज देखा था ना कि तुम्हारा हॉस्पिटल में पहुंचने का सुनकर गोयू कैसे जल्दी से हॉस्पिटल आ गया था। तो यी ब्लश कर रही होती है और साथ साथ ये कहने लगती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यी खुश हो रही होती है इस बात को सुनकर। अब गोयू अपने लैब में लेटा होता है और गोयू अपनी इमेजिनरी दुनिया में खोया होता है। गोयू ये इमेजिन कर रहा होता है
कि जैसे वो यी को किस कर रहा है, लेकिन इतने में गूफी आकर गोयू को उठा देता है और कहता है कि आपको इतना नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपका शेड्यूल खराब हो रहा है। थोड़ी देर बाद यी भी गोयू के पास काम करने के लिए आ जाती है। अब गोयू यी से कहता है कि तुम्हें डेटा कलेक्ट करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे तुम किसी को हक कर रही हो। अब यी गोयू की बातों को सुनकर ऐसा ही करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यी कहती है कि ऐसे खुद से प्रिटेंड करना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा दिखाने के लिए किसी शख्स का होना जरूरी है जिसको बंदा हक कर सके। यी की ये बात सुनकर गोयू खुद यी के पास आ जाता है, इससे कहने लगता है कि तुम मुझे हक कर सकती हो। यी मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं आपको हक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गोयू कहता है कि हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए करना होगा। और फिर यी गोयू की बात सुनकर इसको हक कर लेती है। जब यी ने गोयू को हक किया होता है तो गोयू की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। गोयू अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कुछ देर बाद ये यी को अपने से दूर धक्का दे देता है। ऐसा करने के चक्कर में यी गिरने वाली होती है तो गोयू यी को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को फिर से हक कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर दोयू भी आ जाता है। यी जब दोयू को देखती है तो सबसे पहले दोयू का शुक्रिया अदा करती है कि उस दिन इसने मेरी दोस्त की हेल्प की थी और फिर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। दोयू फिर गोयू से पूछता है कि तुम कब से लड़कियों के इतने करीब हो गए, यहाँ तक कि तुमने यी को हक भी किया हुआ था। तो गोयू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब यी वापस जाते हुए सोच रही होती है कि कल सुबह मैं जल्दी काम पर पहुँच जाऊंगी ताकि मैं जरा भी लेट ना हूँ। अब अगले दिन यी सुबह जल्दी उठकर गोयू के घर की तरफ जाने लगती है तो शाओफी यी से कहती है कि तुम्हारे और गोयू के दरमियान जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, देखो तुम अब सुबह कितनी जल्दी उठकर काम पर जा रही हो। लेकिन यी फिर शाओफी को मना करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब फिर यी गोयू के घर पहुंच जाती है। गोयू यी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, मैंने तुमसे जो काम करवाना था वो मुकम्मल हो गया है, इसलिए अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही यी काफी सैड हो जाती है और ये गोयू से कहती है कि आपने जो डेटा कलेक्ट करना था क्या वो कलेक्ट कर लिया है और क्या आपने उस डेटा को परफॉर्म कर देखा है। तो गोयू कहने लगता है कि नहीं, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये कहने लगती है कि गोयू इसका क्या मतलब है, क्या मैं यूजलेस हूँ। ये बात सुनकर गोयू कुछ सोचने लगता है। गोयू अब यहाँ पर वो ही इमेजिनेशन वाली किस सोच रहा होता है और इसको सोचने के बाद गोयू कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब ये अपने आप को संभालते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि उस दिन तुम मेरे साथ कंपटीशन पर गए और तुम्हारी वजह से हम वो कंपटीशन जीत गए। उस दिन मेरे पास तुम्हारे ही एयरपोर्ट रह गए थे, मैं तुम्हें उस दिन ये वापस करना भूल गई, अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन गोयू ये लेने से इनकार कर देता है। अब जब ये यहाँ से जाने लगती है तो गोफी यी से पूछता है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। तो ये कहती है कि शायद तुम्हारे बॉस को मैं पसंद नहीं आई हूँ, इसलिए मेरी जॉब यहीं पर खत्म हो गई है। अब ये सारा कुछ गोयू अपने कंसोल की मदद से अंदर बैठा हुआ देख रहा होता है। यही अब अपने शूज पहनती है और गोयू के एयरपोर्ट्स वहीं पर रख के वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाने के बाद ये अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और अब ये तीनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि आज ये काफी सैड होती है। अब गोयू अपनी उसी कुरल पॉड मशीन में लेटा होता है और गोयू ने ये जो डेटा कलेक्ट किया होता है उसकी मदद से अब ये अपने उसी बचपन वाले एक्सीडेंट के ख्याल को भी सोच रहा होता है और ये अपने यी के साथ गुजारे हुए लम्हात को भी सोच रहा होता है। लेकिन इस सब से गोयू की हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखने के बाद दोयू जल्दी से इस मशीन को बंद कर देता है। दोयू गोयू को वहाँ से उठाकर ला रहा होता है लेकिन गोयू वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर जब गोयू की हालत कुछ स्टेबल होती है तो दोयू इससे कहता है कि मैं यी से बात करता हूँ कि वो कल से तुम्हारे पास फिर से काम करने के लिए आ जाए। लेकिन गोयू दोयू से कहता है कि यी अब यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि मैंने यी को काम से निकाल दिया है। अब गोयू घर में मौजूद होता है लेकिन गोयू को हर जगह पर यी ही दिखाई दे रही होती है। गोयू यी को काफी मिस कर रहा होता है। गूफी भी गोयू से कहता है कि आप यी को मिस कर रहे हो ना, मैं भी यी को काफी मिस कर रहा हूँ। अब अगले दिन गोयू दोयू के साथ एक जगह को विजिट करने के लिए जाता है। गोयू यहाँ की हर एक चीज को देख रहा होता है तो दोयू गोयू को बताता है कि मुझे शाफी ने बताया है जिस कंपटीशन में इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था उसके लास्ट राउंड में जिसमें तुम उनकी मदद करने के लिए गए थे उसमें यी की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि उन्होंने चीटिंग की है। तो गोयू कहता है कि अच्छा ये बात है, गेम बनाने वाला भी मैं हूँ और यी की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो गोयू कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो कल यी को भी बुलाया जाएगा और उसकी टीम को भी और वहाँ का ट्यूटर मैं बनूंगा। अब दोयू की मदद से शाफी को ये मालूम हो जाता है और ये यी को भी ये खुशखबरी सुना देती है जिसकी वजह से लिंदर सिन यी और शाफी काफी खुश होते हैं। ये तीनों उस डे पर वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले उनका असिस्टेंट आकर स्पीच दे रहा होता है और फिर ये कहने लगता है कि अब मिस्टर पोक आकर खुद आपसे बात करेंगे। ये सुनकर
ये काफी एक्साइटेड होती है और इतने में यहाँ पर गोयू आ जाता है क्योंकि गोयू ही मिस्टर पोक होते हैं। ये देखकर ये तो हैरान हो जाती है। गोयू अपनी स्पीच देख रहा होता है और ये तो बस गोयू को ही देखे जा रही होती है। अब शाओफी यी से कहती है कि तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ये मालूम होने के बाद कि गोयू ही मिस्टर पोक है, और ना ही तुम एक्साइटेड हो रही हो कि तुम पहले से मिस्टर पोक को जानती हो। तो ये कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली। अब ये स्पीच खत्म होती है तो इन तीनों को आगे एक कंपटीशन के लिए जाना होता है। ये तीनों जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में ही गोयू आकर यी को रोक लेता है। शाओफी इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो गोयू यी से कहता है कि तुम्हें कंपटीशन का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा। तो यही कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई, मैं दिल से इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। गोयू कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो यही कहती है कि अगर आपको और कोई बात नहीं करनी है तो मुझे यहाँ से जाना है। अब जब ये तीनों उस कंपटीशन वाली जगह पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से 2 लड़कियां मौजूद होती है। एक लड़की इनकी वही क्लासमेट होती है और इसके साथ एक और हाई स्कूल की लड़की खड़ी होती है। लिंदो सिन इस लड़की को पहले से जानता होता है और इसको देखने के बाद कहने लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये लड़की इनको बहुत एटीट्यूड दिखा रही होती है और कह रही होती है कि तुम लोग तो चीटिंग करके यहाँ तक पहुँचे हो। अब कुछ सीनियर्स भी आकर इन तीनों को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम तीनों तो यहाँ पर चीटिंग करने की वजह से पहुँचे हो। शाओफी को तो इन पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब यही से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और यही एक सीनियर के मुंह पर पानी फेंक देती है। तो यही कहती है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको इस तरह से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अब दूर से ये सब कुछ खड़ा गोयू देख रहा होता है। अब ये सीनियर यही पर हाथ उठाने लगता है। इसको रोकने के लिए गोयू आने लगता है, लेकिन इससे पहले ही एक लड़का जिसका नाम जैंग फंग है वो इस सीनियर का हाथ पकड़ लेता है आकर। और जैंग फंग इस इवेंट का एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर होता है और जो लोग गोयू के साथ होते हैं वो गोयू को यहाँ से ले जाते हैं। अब जैंग फंग इन लोगों को जो यी की बेइज्जती कर रहे थे बातें सुनाने के बाद स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। जब ये इवेंट खत्म हो जाता है तो यी भी यहाँ से जा रही होती है। तो जैंग फंग यी के पास आता है और ये यी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। और जैंग फंग बताने लगता है कि हम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। अब ये दोनों खाना खाने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं और ये दोनों अपने जब बचपन के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो वहीं पर गोयू भी आ जाता है और गोयू इसे आकर कहने लगता है कि तुम्हें यी से बात करने का कोई हक नहीं है। तो यही कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, इसलिए आप फिक्र मत करें, मैं आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगी। और फिर जैंग फंग भी कहने लगता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में यी से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा था। तो गोयू कहने लगता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है इसलिए आप इससे बात मत करें। तो फिर ये कहने लगती है ओह अच्छा, ऐसी एम्प्लॉय जिसको ये भी मालूम नहीं है कि आप ही मिस्टर पोक हैं। तो गोयू यी से कहने लगता है कि तुम सिर्फ इतनी सी बात पर मुझसे नाराज हो गई हो। लेकिन इतने में यी जैंग फंग से कहती है कि मुझे भी थोड़ा सा काम है इसलिए मुझे जाना होगा, फिर कभी मौका मिला तो हम बैठकर बातें करेंगे। यी के जाने के बाद गोयू भी यहाँ से चला जाता है। अब गोयू अपने फ्रेंड रोयो के पास बैठा होता है और ये अपनी फ्रेंड शाओफी के पास बैठी होती है। ये दोनों ही अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। दोनों कह रहे होते हैं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कहती है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वही मिस्टर पोक है। और दूसरी तरफ गोयू कह रहा होता है कि अगर उसको मालूम हो ही गया है तो उसे मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे बुला भी नहीं रही है। और अब फिर इनका नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इस नेक्स्ट कंपटीशन में ट्यूटर गोयू होता है। जब गोयू इस गेम के बारे में बताता है तो यी को मालूम हो जाता है कि गोयू हमें जीतने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, क्योंकि इस गेम में यी और इसके फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं। इसलिए यी सोच लेती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर करेगी और फिर इनका ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक एक कर बाकी तमाम टीम्स एलिमिनेट हो जाती है और एंड पर सिर्फ यी की टीम और उसी एटीट्यूड वाली लड़की की टीम बाकी रह जाती है। अब बाकी तमाम टीम जो एलिमिनेट हो चुकी होती है वो लोग यी की टीम की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लोग काफी अच्छा खेल रहे हैं और ये सब लोग यी की टीम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये गेम खत्म होती है तो दोनों टीम्स के दरमियान ड्रॉ हो जाता है। ये देखकर गोयू भी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि यी ने एक तरह से गेम जीत ही ली है। अब मैच खत्म होने के बाद यी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। असल में यी को जैंग फंग से मिलने जाना होता है। अब गोयू भी यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन लिंदो सिन और शाओफी जानबूझकर ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये जैंग फंग से मिलने के लिए गई है। अब गोयू भी यी का पीछा करते हुए इन दोनों के पीछे पहुँच जाता है। गोयू भी उसी रेस्टोरेंट
में पहुंच जाता है जहाँ पर ये जैंगफंग के साथ आई होती है। गोयू एक दूसरी टेबल पर बैठ जाता है और गोयू ने मास्क लगाया होता है, लेकिन ये यहाँ पर असल में जैंगफंग के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आई होती है। ये जैंगफंग से कहती है कि आपने मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में क्या बात करनी थी। तो जैंगफंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो। ये इस बात का कोई साफ जवाब नहीं देती है और फिर ये दोनों अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। ये तमाम बातें सुनकर गोयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये पानी पी रहा होता है और इनकी बातें सुनते सुनते ही गोयू को खांसी आ जाती है। अब चूंकि यी ने गोयू को देख लिया होता है तो गोयू भी अपने मास्क और ग्लासेस को उतार कर यी के पास चला जाता है और गोयू आकर जैंगफंग से कहने लगता है कि यी आपके साथ आपके प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगी क्योंकि यी फिलहाल मेरे साथ अभी मेरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो यी कहती है कि तुमने तो खुद मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था, तो अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो गोयू यी से कहता है कि वो सब कुछ तो मैंने तुम्हारा सिर्फ टेस्ट लेने के लिए बोला था। फिर जैंगफंग गोयू से कहता है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं और देखते हैं कि इस ड्रिंकिंग कंपटीशन में कौन जीतता है। ड्रिंक करने के दौरान में जैंगफंग कहता है कि मैंने अपना हाई स्कूल यी के साथ गुजारा है, इसलिए मेरी यी के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। तो गोयू कहने लगता है कि मैंने 30 दिन यी के साथ काम किया है और यी उन 30 दिनों में 12 घंटे मेरे साथ गुजारा करती थी, इसीलिए मैं यी को तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब यी इनकी बातें सुनकर काफी इरिटेट हो रही होती है, तो ये इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों बस भी कर दो, इस बात पर अब कितनी बहस करोगे। लेकिन इस बात पर ये दोनों यी को चुप करवा देते हैं। अब यी इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। इतने में एक ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। अब इस ग्लास की आवाज को सुनने की वजह से गोयू फिर से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। अब जल्दी से यी गोयू के कानों पर हाथ रख देती है। अब यहाँ पर यी जैंगफंग से कहती है कि मैं गोयू को बाहर छोड़कर आती क्योंकि गोयू की हालत नहीं है मजीद और ड्रिंक करने की। जैंगफंग से कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यी इसकी मदद लेने से इनकार कर देती है और खुद ही गोयू को बाहर लेकर चली जाती है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो यी गोयू को एक पानी का ग्लास देती है और उसे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। और अब यहाँ पर गोयू यी को अपने इस तरह ट्रॉमेटाइज होने की वजह बता देता है। गोयू यी को बताता है कि एक दफा बचपन में मैं अपने मॉम डैड के साथ ट्रिप पर जा रहा था कि रास्ते में अचानक से एक बड़ा सा ट्रक हमारी गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और इसी एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट में सिर्फ मैं ही बाकी बचा था और इसीलिए जब भी मैं इस तरह की कोई आवाज सुनता हूँ तो मैं ट्रॉमेटाइज हो जाता हूँ। गोयू कहता है कि इसी वजह से अब मैं अच्छे से रहने के लिए AI रोबोट्स को यूज करता हूँ। तो यही कहती है कि हमें रोबोटिक लाइफ बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहिए, हमें अपने पास्ट में होने वाले इंसिडेंट्स को भुला देना चाहिए और एक न्यू स्टार्ट लेना चाहिए। तो गोयू कहता है कि मैंने ऐसा करने की बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही कहती है कि तुम फिक्र मत करो, फ्यूचर में कोई ऐसा ट्रीटमेंट जरूर आ जाएगा जिसकी मदद से तुम्हारी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर यही गोयू से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं। यही गोयू से कहती है कि चलो हम यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं। गोयू इस पर मान जाता है, फिर ये दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। अब यहाँ पर गोयू वही वाले एयरफोन्स निकाल लेता है जो यी उस दिन जाते हुए गोयू के घर पर रख गई थी। असल में यी ने इन एयरफोन्स में गोयू के लिए अपनी कुछ आवाज रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब यी उस दिन ये एयरफोन्स वहाँ पर रख कर गई थी तो यी ने वो तमाम फाइल्स डिलीट कर दी थी। गोयू को जब ये एयरफोन्स मिले तो उसने वो तमाम डिलीट की हुई फाइल्स रिकवर कर ली थी। अब गोयू ये एयरफोन यी के कान में लगाता है और यी को उसी की आवाज सुनाने लगता है। तो यी कहती है कि तुमने ये फाइल्स रिकवर क्यों की, और इतने में ही ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और गोयू यी को किस करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर पार्क में एक औरत कूड़ा इकट्ठा कर रही होती है जिसको देखकर ये दोनों साइड पर हो जाते हैं। अब ये गोयू से पूछती है कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तो गोयू कहता है कि मुझे फिर से डेटा कलेक्ट करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो तुम क्या यी मेरे साथ काम करना चाहोगी दोबारा। ये इस बात पर मान जाती है। अब यी आहिस्ता आहिस्ता गोयू के करीब बैठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में फिर से वही औरत आ जाती है जिसको देखकर ये खड़ी हो जाती है और गोयू से कहती है कि अब काफी रात हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। घर पर आने के बाद अपने मुंह को बार बार धोए जा रही होती है और ये अपने आप से कहती है कि ये होश में आओ, गोयू तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो तो तुमसे सिर्फ काम ले रहा है। अब रात को एक्सरसाइज करने के बाद गोयू यी को मैसेज करता है और उसे कहता है कि कल तुम्हें डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरे घर पर आना होगा। इस पर यी मान जाती है। अब अगले दिन यी शॉफी के साथ बैठी होती है और ये शॉफी को बताती है कि गोयू ने मुझे फिर से काम पर रख लिया है और अब मुझे थोड़ी देर बाद डेटा कलेक्ट करने के लिए गोयू के घर जाना है। अब यहाँ पर गोयू डिफरेंट कपड़े पहनकर देख रहा होता है कि यी आने वाली उसे क्या पहनना चाहिए, लेकिन इतने में ही डोरबेल होती है और गोयू दरवाजा खोलने के लिए जाता है। यी गोयू की तरफ देखती है और उसे कहती है कि गोयू तुमने तो अपनी शर्ट के बटन भी सही से बंद नहीं किए। फिर जब यी अंदर आ जाती है तो गोयू अपनी शर्ट के बटन सही करने लगता है। अब ये दोनों डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं और इस दौरान इन दोनों की फिंगर्स आपस में टच हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। गोयू यी की चेयर को अपनी तरफ करके यी के काफी क्लोज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर यी गोयू से कहती है कि मुझे प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। ये बात सुनने के बाद गोयू यी के लिए पानी
लेने चला जाता है, लेकिन ये इतने में यहाँ से चली जाती है और गोयो को ये बहाना लगाती है कि शॉफी को एक काम में मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना है। फिर जब अगले दिन गोयो यी से मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम आ जाओगी, तो यी का एक कंपटीशन भी होता है और यी आना भी नहीं चाहती होती, इसलिए ये गोयो को कह देती है कि मुझे आज एक कंपटीशन में जाना है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद यी लिंदो सिन के साथ जैंगफन के पास एक मिशन करने के लिए जा रही होती है, तो कुछ लड़कियां आकर यी से पूछने लगती हैं कि तुम गोयो के काफी करीब हो, क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकती हो। ये लड़कियां फिर यही से पूछती हैं कि क्या गोयो की कोई गर्लफ्रेंड है। यही अभी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है कि इतने में यहाँ पर शॉफी आ जाती है और शॉफी यी को इन लड़कियों के सवालात से बचा लेती है। अब जब ये सब लोग जैंगफंग के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर गोयो भी आया होता है। अब जैंगफंग सब स्टूडेंट्स को आज के मिशन के बारे में बताता है कि आप लोगों ने अपने इक्विपमेंट को उस जगह पर लगाना है जो लोकेशन हम आपको देंगे। अब इतने में ही कुछ लड़कियां गोयो के पास आकर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगती हैं। ये देखकर यी को अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जल्दी से अपने मिशन के लिए चली जाती है और गोयो भी यी के पीछे आ जाता है। अब यी यहाँ पर काफी तेज से चल रही होती है, तो गोयो कहता है कि तुम इतना तेज क्यों चल रही हो। तो यी कहती है कि जहाँ पर जाकर मुझे इक्विपमेंट लगाना है वो जगह यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मुझे तेज चलना होगा। तो गोयो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस पर यी इनकार कर देती है। तो गोयो यी का हाथ पकड़कर उसको रोकता है, लेकिन इतने में पीछे से यी को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और यी जल्दी से गोयो का हाथ अपने हाथ से साइड पर करती है और ये यी की वही रूट सी क्लासमेट होती है। ये गोयो के साथ आकर काफी ही फ्री हो रही होती है और ये लड़की गोयो से यी के मुतालिक पूछ रही होती है कि आपका यी से क्या रिलेशन है। ये लड़की यहाँ तक पूछ लेती है कि क्या यी आपकी गर्लफ्रेंड है। यी से अब इसकी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं और यी इस लड़की को कहती है कि ये मेरी लाइफ है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये कहकर यी वहाँ से चली जाती है और अब गोयो इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि तुम 2 बार यी से हार चुकी हो और मेरा रिलेशन यी के साथ कुछ भी हो, तुम्हें उससे कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए है। अब गोयो यी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा किस बात पर है। तो यी कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं और वैसे भी मैंने तुमसे क्यों नाराज होना है। इतने में गोयो इसको दरख्त के साथ लगा लेता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो यही कहती है कि वो लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, हालांकि मैं भी तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। तो गोयो कहता है कि तुम इस बात पर नाराज हो गई जबकि तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। तो यही उससे पूछती क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो। गोयो यही को जाने नहीं दे रहा होता, लेकिन यही यहाँ पर गोयो को इग्नोर करके उस लोकेशन पर आ जाती है जहाँ पर इसने ये इक्विपमेंट फिट करना होता है। अब यही की जगह गोयो इस ट्री पर चढ़कर यही के लिए ये इक्विपमेंट फिक्स करता है और जब गोयो ये कर रहा होता है तो यहाँ पर एक इंसेक्ट आ जाता है जिसे डर के गोयो नीचे गिर जाता है। लेकिन ये देखकर यही गोयो के गिरने से पहले वहाँ पर नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से गोयो यही के ऊपर गिर जाता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से उठते हैं तो यही के पैर में चोट आ गई होती है। यही से चला भी नहीं जा रहा होता। ये देखने के बाद गोयो यही को उठा लेता है। गोयो यही को बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए अब तुम मुझसे कभी भी नाराज नहीं होना। गोयो यही को अपने होटल वाले रूम में ले आता है। यही के पैर में चोट का सुनकर शाओफी और लिंदो सिन भी यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर शाओफी गोयो से कहती है कि मैं यही के लिए बैंडेज वगैरह लेकर आती हूँ। ये कहकर ये लिंदो सिन को वहाँ से लेकर चली जाती है ताकि ये दोनों अकेले में कुछ बात कर सके। अब गोयो यही की चोट को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना होगी। यही गोयो से कहती है कि अब तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए क्योंकि आज तुम भी काफी थक गए हो। गोयो जाने से पहले यही को अपना कंसोल देता और इससे कहता है कि इसमें गुफी है जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छे से रेस्ट कर पाओगी। अब गोयो यही के काफी करीब आकर यही से कहता है कि तुम मुझसे आइंदा कोई भी बात मत छुपाना। जब गोयो चला जाता है तो यही काफी ब्लश कर रही होती है। इसके बाद शाओफी और दोयो दोनों गेम खेलते हुए आ रहे होते हैं। ये दोनों अपनी गेम में काफी मगन होते हैं कि इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और फिर यहाँ पर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। अब यही अपने दोनों दोस्तों के साथ जा रही होती है कि इसी टाइम पर यही को एक कॉल आती है। यही कॉल सुनने के बाद अपने फ्रेंड से एक इमरजेंसी का बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है। रात काफी हो जाती है और ये अभी तक वापस नहीं आई होती। मौसम भी काफी खराब होता है और तेज बारिश हो रही होती है। ये देखकर शाओफी को यही की काफी फिक्र हो रही होती है। ये लिंदो सिन को कहती है कि तुम किसी को कॉल करके यही का पता लगवाओ। फिर शाओफी को दोयो का ख्याल आता है। ये सारी बात दोयो को बता देती है और दोयो इस बारे में कॉल करके गोयो को बता देता है। ये सुनते ही गोयो जल्दी से यही की लोकेशन को देखने लगता है क्योंकि गोयो ने यही को कंसोल दिया होता है। यही की लोकेशन का मालूम होने के बाद गोयो वहीं पर जा रहा होता है। अब यही बारिश में रोते हुए आ रही होती है क्योंकि यही की मॉम की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं होती, क्योंकि यही की ट्विन बहन 15 साल पहले मर गई थी, लेकिन उसकी मॉम अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। अब बारिश की वजह से गोयो को यही की लोकेशन सही तरह से मालूम नहीं हो रही होती और यहाँ पर आगे एक एक्सीडेंट भी हुआ होता है। इस एक्सीडेंट को देखकर गोयो के पहले ख्याल आता है कि कहीं यही तो इस एक्सीडेंट में नहीं है और फिर इस एक्सीडेंट की आवाज
आवाज की वजह से गोयो की फिर से तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन गोयो फिर भी उन्हीं एयरफोन्स को पहनकर यी को ढूंढने लगता है। और फिर जब यी अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक मार्ट पर आती है तो यहाँ पर यी को सिग्नल मिलते हैं और गोयो ने यी को बहुत सारे मैसेज किए होते हैं कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब यहाँ पर यी को एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है तो ये जल्दी से बाहर आकर गोयो को ढूंढने लगती है। जैसे ही यी को गोयो नजर आता है तो ये गोयो को आवाज देती है, गोयो भी यी के करीब आता है, ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। फिर ये दोनों एक होटल में जाते हैं। जब यी अपने रूम में अपने बाल ड्राई कर रही होती है तो ये सोचती है कि मुझे गोयो के पास जाना चाहिए, और जब ये गोयो के रूम तक जाती है तो गोयो भी अपने रूम से बाहर आ रहा होता है और इतने में यी को गोयो के सामने छींक आ जाती है। तो गोयो यी को चेक करने लगता है और वाकई में यी को बुखार होता है। गोयो यी को अपने रूम में ले आता है। गोयो यी से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, लेकिन यी गोयो का हाथ पकड़ लेते उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। गोयो यी के पास बैठ जाता है और यी गोयो से कहती है कि गोयो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये कहने के बाद यी गोयो को किस कर लेती है और फिर गोयो भी यी से अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देता है और कहता है कि यी मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये कहने के बाद गोयो यी को किस कर लेता है। मैं यी सुबह जब अपने रूम में वापस आ रही होती है तो शाफी यी को देख लेती है। शाफी यी से पूछती है कि तुम मुझे ये तो बताओ कि कल रात तुम रूम में वापस क्यों नहीं आई। तो ये शाफी को बताती है कि मैंने कल रात गोयो से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया और उसे मैंने बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें मालूम है कि गोयो भी मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर शाफी यी के लिए काफी खुश होती है और यी बताती कि कल रात गोयो को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से गोयो रात को ही वहाँ से चला गया था और मैं गोयो का इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी। इसके बाद अगली सुबह यी शाफी को उठा रही होती है। वो इसे कहती है कि इस होटल का ब्रेकफास्ट काफी अच्छा है, हमें नीचे चलकर करना चाहिए, लेकिन असल में यी शाफी को इसलिए उठा रही होती है क्योंकि यी ने इस ब्रेकफास्ट की पिक्चर्स लेकर गोयो को सेंड करनी होती हैं। लेकिन गोयो यी का एक भी मैसेज नहीं देखता है और तभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ गुजरते हुए ये बात कर रही होती है कि मिस्टर पॉक की कंपनी हैक हो गई है, जिसकी वजह से मिस्टर पॉक इस क्राइसिस से निपटने के लिए अब्रॉड चले गए हैं। ये बातें सुनने के बाद यी को मालूम होता है कि इसी वजह से गोयो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। फिर यी जल्दी से गोयो को मैसेज करके पूछती है कि असल में हुआ क्या है और फिर रात को फाइनली गोयो का मैसेज आ जाता है। गोयो का मैसेज देखने के बाद यी जल्दी से गोयो को कॉल कर लेती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो फिर यी गोयो से पूछती है कि तुम्हारी कंपनी को क्या हुआ है। तो गोयो यी से कहता है कि मेरी कंपनी हैक हो गई थी, लेकिन ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, इस मसले को मैं जल्दी ठीक कर लूंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कल शाफी ने गेम नहीं खेली होती, जिसकी वजह से शाफी का गेमिंग फ्रेंड उसको मैसेज करता है कि मेरी कंपनी में एक इशू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ गया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कल गेम नहीं खेल सका। अब सारे स्टूडेंट्स मिस्टर जैंग के पास जाते हैं। शाफी और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए होते हैं। मिस्टर जैंग सबसे कहते हैं कि आज आपकी कंपटीशन का लास्ट डे है, आप पहले अच्छे से एंजॉय कर लें और इसके बाद आपको हमारी बसेस में आपके कैंपस छोड़ दिया जाएगा। मिस्टर जैंग लास्ट में ये भी अनाउंसमेंट करते हैं कि इस कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स भी विनर हैं उन्हें नेक्स्ट मंथ भी कंपटीशन के लिए लाया जाएगा। ये बात सुनने के बाद तमाम बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। अब लिंदो सिन उसी एटीट्यूड वाली लड़की के पास जाता है। शाफी भी लिंदो सिन के पीछे आ जाती है और शाफी इस एटीट्यूड वाली लड़की से कहती है कि मौसम देखो आज कितना खूबसूरत है, तो क्यों ना हम एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। और फिर ये तीनों एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। एक तस्वीर लेने के बाद शाफी खुद तस्वीर में से निकल जाती है और इन दोनों की एक अच्छी सी तस्वीर बनाती है। अब यही यहाँ पर खड़ी होकर अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है कि इतने में मिस्टर जैंग इसके पास आते हैं। मिस्टर जैंग पेंग इससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में ऑफर दी थी, क्या तुमने उसके बारे में सोचा है। तो यही कहती है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। फिर जब यही और शाफी घर पर पहुंच जाते हैं तो यही को गोयो का मैसेज आता है कि कल मैं अब्रॉड से वापस आ रहा हूँ। ये बात सुनकर यही काफी खुश हो जाती है और शाफी को बताती है। तो शाफी यही से कहती है कि गोयो कल आ रहा है तो तुम्हें उसके लिए कोई सरप्राइज अरेंज करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद यही वही वाला बॉक्स निकालती है और उसमें से एक चीज को निकाल कर देख रही होती है। अब शाफी अपने गेमिंग फ्रेंड से बात कर रही होती है। इसका फ्रेंड इसको बताता है कि मेरी कंपनी का जो इशू था ना वो रिजॉल्व हो गया है, इसलिए मैं कल अब्रॉड से वापस आ रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद शाफी को शक होने लगता है कि कहीं ये दोयो तो नहीं, क्योंकि कल गोयो के साथ दोयो भी अब्रॉड से वापस आ रहा है। इसीलिए शाफी अपने शक को क्लियर करने के लिए इसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी कंपनी में किस तरह का इशू आया है। तो ये शाफी को बताता है कि हमारी कंपनी हैक हुई थी। अब ये बात सुनने के बाद शाफी का शक यकीन में बदल जाता है। शाफी इससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद दोयो काफी शौक में आ जाता है। वो कहता है कि पहले तो इसने मुझसे कभी भी मिलने की हामी नहीं भरी और अब ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है। दोयो अब शाफी को इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शाफी ने दोयो को धमकी दी थी कि अगर वो इससे मिलने के लिए नहीं आया तो शाफी इसको गेम में से ब्लॉक कर देगी। अगले दिन गोयो और दोयो अब्रॉड से वापस आ जाते हैं। गोयो दोयो को अपनी कार में
अपने साथ नहीं लेकर जाता है और गोयो सीधा यी के घर पहुंच जाता है और फिर ये यी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। लेकिन यी गोयो से कहती है कि मैं तो स्कूल किसी काम से आई हुई हूँ, इसलिए मैं आज रात तक घर पर नहीं आ सकूंगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम घर चले जाओ। तो गोयो कहता है कि कोई बात नहीं है। फिर जब गोयो घर जाता है तो इसके घर में काफी डेकोरेशन वगैरह हुई होती है। गोयो जब आगे बढ़ने लगता है तो गोयो को नजर आता है कि वही ग्रीन प्लम ट्री वहाँ पर मौजूद होता है और सामने से यी आ रही होती है। यी के हाथ में वही गिफ्ट होता है जो गोयो ने यी की ट्विन सिस्टर को बचपन में दिया था और ये देते हुए गोयो ने यी की ट्विन सिस्टर को कहा था कि हम बड़े होकर भी एक दूसरे को जरूर पहचान लेंगे। गोयो का ये गिफ्ट तो यी के ट्विन सिस्टर के पास था, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात मालूम हो जाती है कि यही ही वो लड़की है जो गोयो की बचपन में फ्रेंड थी। यही गोयो से माफी मांगती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और फिर यही अपने बाजू का वही स्कार गोयो को दिखाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही गोयो यही को हक कर लेता है। गोयो यही से कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, तुम हमेशा ही मेरे लिए मेरी ग्रीन प्लम रहोगी। ये सुनने के बाद यही गोयो से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और फिर यही गोयो की चीक्स पर किस कर देती है। अब जब गोयो यही के लिए फ्लावर्स ला रहा होता है तो साथ साथ गोयो यही से ये कह रहा होता है कि जब उस दिन तुम खो गई थी तो मैंने तुम्हारे हेडसेट की वजह से तुम्हें तलाश किया था और मुझे ये बात मालूम हो गई है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। गोयो यही से कहता है कि जब तुम मेरे पास काम करने के लिए आया करती थी तो मेरी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। और ये कहने के बाद गोयो यी को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे यी अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही होती है कि गोयो का मैसेज यी को आता है, तो फिर यी साइट पर जाकर गोयो को कॉल कर लेती है। गोयो यी से कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो यी कहती है कि मैं भला ये बात कैसे भूल सकती हूँ। तो गोयो कहता है फिर तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तो यही कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकी। गोयो यही से कहता है कि तुम्हें संडे फ्री होगी ना तो हम दोनों घूमने के लिए चलेंगे और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। फिर संडे को गोयो यी को लेने के लिए आ जाता है। यी गोयो से पूछती है कि आज हमारा क्या प्लान है, तो गोयो यी को सारे दिन का प्लान बता देता है कि पहले हमने घूमने के लिए जाना है और फिर हम बाद में डिनर करेंगे। इसके बाद शाओफी अब दोयो का वेट कर रही होती है क्योंकि आज शाओफी ने दोयो को मिलने के लिए बुलाया होता है। दोयो को यहाँ पर पहुँचने में काफी देर हो जाती है। शाओफी इसका पहले से ही बैठकर इंतजार कर रही होती है। जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है तो शाओफी इसको चुपके से देखती है कि क्या ये वाकई में ही दोयो है, और जब ये दोयो ही होता है तो उसको यकीन हो जाता है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। अब दोयो टेबल पर जाकर बैठ जाता है और इसको सामने से आती हुई हर लड़की वही गेम वाली लड़की लग रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देख कर शाओफी हंस रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद शाओफी दोयो के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। तो दोयो शाओफी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओफी कहती है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई हूँ। तो दोयो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर अलग टेबल पर जाकर बैठो ना, मैंने यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के लिए जगह रिजर्व करवाई हुई है, इसलिए तुम किसी और टेबल पर जाकर बैठो। तो शाओफी फिर कहने लगती है कि वो फ्रेंड तुम्हारी मास्टर होगी ना। ये कहने के बाद शाओफी दोयो को कैप देने लगती है, लेकिन दोयो को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लड़की शाओफी है। अब दोयो कंपनी का बहाना करके जल्दी से यहाँ से निकल आता है। अब बाहर आने के बाद दोयो सोचता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं पर मेरी मास्टर शाओफी को ही क्यों होना था। अब दूसरी तरफ यी और गोयो खाना खाने के लिए आए होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद गोयो की तबीयत खराब हो जाती है। गोयो के पेट में दर्द हो रहा होता है तो यी गोयो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। और फिर जब गोयो यी को उसके घर के सामने ड्रॉप करने के लिए आता है तो जब यी कार से उतरने लगती है तो गोयो यी को रोकता है। गोयो यी को किस करने ही वाला होता है कि सीट बेल्ट गोयो को ऐसा करने से रोक देती है। यी घर पहुंचने के बाद शाओफी के गले लग जाती है और उसको कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे इतनी शर्म आ रही है। तो शाओफी यी से कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट डेट थी, अगर तुम इसमें शायद फील कर भी रही थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब गोयो दोयो को अपनी फर्स्ट डेट के बारे में बता रहा होता है तो दोयो कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी यी के साथ फर्स्ट डेट थी इसलिए तुम लोग इसे सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाए। फिर गोयो दोयो से कहता है कि कल तुम फ्री हो ना, कल तुम मेरे साथ डेट पर चल रहे हो। गोयो यी को डेट पर लेकर जाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा होता है और इसके साथ में दोयो भी होता है। अब यी के साथ शाओफी भी आ रही होती है। ये देखकर दोयो काफी हैरान होता है और ये गोयो से पूछता है कि यी के साथ शाओफी क्यों आई है। तो गोयो कहता है कि मैंने ही यी को कहा था कि वो शाओफी को भी अपने साथ लेकर आए। गोयो और यी एक कार में चले जाते हैं और शाओफी ने दोयो के साथ जाना होता है। फिर ये लोग अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में आने के बाद यी अपने लिए एक हेयर बैंड लेती है और अब शाओफी एक हेयर बैंड लेकर दोयो को देती है, लेकिन दोयो ये हेयर बैंड गोयो को पहना देता है। अब ये शाओफी को भी एक प्यारा सा हेयर बैंड देती है। ये लगाने के बाद ये दोनों कहती हैं कि हम राइड्स
देखने जा रहे हैं और पीछे से गोयो सेम वैसा ही हेयर बैंड दोयो को भी पहना देता है और इस तरह से इनका भी एक कपल बन जाता है। इसके बाद ये सब लोग ड्रैगन राइड लेते हैं। इस राइड को लेने के बाद दोयो की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर जब दोयो रिलैक्स हो जाता है तो ये लोग अगली राइड लेने के लिए चले जाते हैं और ये लोग अगली राइड मैरी ग्राउंड लेते हैं। अब शाओफी गोयो को दिखाने के लिए कि उसे डेट पर क्या करना चाहिए दोयो का हाथ पकड़ती है और उस पर किस करती है। जब गोयो ये देख लेता है तो गोयो भी यी का हाथ पकड़ता है और उसे किस करता है, जबकि दोयो अभी तक इसी वजह से शॉक में होता है कि शाओफी ने भी उसके हाथ पर किस की है। इसके बाद ये चारों अब हंटेड हाउस में जाते हैं। ये लोग यहाँ से निकलने के बाद एक जगह पर फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। गोयो और यी तस्वीर खिंचाने के लिए पोज करने लगते हैं और इन्होंने ऐसे पोज करना होता है जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन यी से ये वाला पोज नहीं हो रहा होता है। तो फिर शाओफी दोयो के साथ यी को वो पोज करके दिखाने लगती है कि तुम्हें ये पोज कैसे करना है। अब यी इतने में ये पोज करने वाली होती है कि इसको इतने में आवाज आती है कि शाओफी और दोयो गिर गए हैं और इस वजह से दोयो और शाओफी की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब ये चारों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो शाओफी दोयो को लेकर साइड पर आ जाती है ताकि यी और गोयो अपनी डेट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे होते उसी इंसिडेंट की वजह से। फिर शाओफी और दोयो एक शूटिंग गेम खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक कपल मौजूद होता है जिन्होंने एक बनी जीता होता है। शाओफी ये बनी देखने के बाद कहती है कि मुझे भी यही बनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बनी होता है। ऐसा देखते हुए दोयो इस कपल से शर्त लगाता है कि अगर तुम लोगों के 10 के 10 निशाने ठीक हुए तो ये बनी तुम लोगों का होगा और अगर हमारे 10 के 10 निशाने ठीक हुए तो ये बनी हमारा हो जाएगा। फिर ये लोग गेम शुरू करते हैं। दूसरा कपल भी सारे निशाने ठीक लगा रहा होता है, लेकिन उनसे एक निशाना मिस हो जाता है, जबकि दोयो 10 के 10 निशाने बिल्कुल ठीक लगाता है, जिसकी वजह से ये बनी अब शाओफी और दोयो का हो जाता है। और अब दूसरी तरफ गोयो और यी एक दूसरे की तरफ तस्वीरें खींच रहे होते हैं ताकि ये अच्छी सी मेमोरीज कलेक्ट कर लें। यी एक जगह पर बैठकर गोयो का वेट कर रही होती है। इतने में एक ग्रैंड माँ सब लोगों से पूछती फिर रही होती है कि किसी ने उसके पोते को तो नहीं देखा है और इतने में यी इस ग्रैंड माँ के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या आपका पोता गुम हो गया है। तो वो ग्रैंड माँ कहती है हाँ ऐसा ही है। अब यी गोयो के साथ उस ग्रैंड माँ को लेकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए चली जाती है। फुटेज में ये लोग देखते हैं कि इस ग्रैंड माँ का पोता एक आदमी के साथ जा रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी अकेला खड़ा होता है और उसके साथ इस ग्रैंड माँ का पोता मौजूद नहीं होता है। सिक्योरिटी वाले जल्दी से उस जगह पर उस शख्स के पास पहुँचते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और ये आदमी ये वीडियो देखने के बाद बताता है कि वो बच्चा मेरे पास जरूर आया था। मुझे लगा था कि शायद वो गुम हो गया है, इसलिए वो मेरे साथ कुछ देर मौजूद रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने मुझसे कहा कि उसे उसके पेरेंट्स नजर आ गए हैं और वो तभी वहाँ से चला गया था। मुझे लगा कि शायद वाकई में उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे और अगर मैंने उसको किडनैप ही करना होता तो क्या आपको मैं अभी तक यहीं पर नजर आ रहा होता। और फिर जब यी इस ग्रैंड माँ के पास बैठी होती है तो ये ग्रैंड माँ यी को बताती है कि कुछ ही अरसे पहले मेरे पोते की मॉम की डेथ हो गई है और उसकी मॉम यहीं पर काम करती थी और इसीलिए मेरा पोता आज यहाँ पर आने की बहुत जिद कर रहा था। अब यही इस ग्रैंड माँ से पूछती है कि आपके पोते की मॉम क्या काम करती थी। ये ग्रैंड माँ बताती हैं कि उसकी मॉम यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स पहनती थी बच्चों के लिए। अब यही कहती है कि आपके पोते को ढूंढने का एक वाहिद हल यही है कि हम लोग वो गेटअप करके अम्यूजमेंट पार्क में घूमे, बिल्कुल जैसे उसकी मॉम किया करती थी, शायद इसी तरह से वो हमारे पास वापस आ जाए। अब यही और गोयो दोनों कॉस्ट्यूम्स पहनकर उस बच्चे के पास चले जाते हैं। गोयो उस बच्चे के पास पहुंच जाता है क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के थ्रू इसको देख लिया होता है। गोयो इस बच्चे से जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद वो बच्चा गोयो के साथ चला जाता है। अब यही शाओफी और दोयो के पास जाती है। उन लोगों ने गोयो के कहने पर यी के लिए एक सरप्राइज अरेंज किया होता है। तो यी कहती है कि अब तुम लोगों को ये सरप्राइज मुझे नहीं उस बच्चे को देना चाहिए। तुम लोगों ने जो परफॉर्मेंस मेरे लिए करनी थी अब तुम लोगों को वो परफॉर्मेंस उस बच्चे के लिए करनी होगी। अब इसके बाद ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। वो बच्चा भी गोयो के साथ ये परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाता है। गोयो इस बच्चे को ये कहकर यहाँ पर लाता है कि तुम्हारी मॉम भी यहीं पर मौजूद है। अब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी मॉम की आवाज को यूज करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ये बच्चा यी के पास आता है इसको अपनी मॉम समझते हुए। यी इस बच्चे की मॉम की आवाज को यूज करते हुए इसको कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं यहाँ से चांद पर काम करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे बगैर ही कुछ अर्सा रहना होगा। तो ये बच्चा किकी कहने लगता है कि नहीं मॉम मैं आपके साथ जाऊंगा। तो ये इस बच्चे से कहती है कि आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो क्योंकि अगर आप मेरे साथ चले गए तो फिर ग्रैंडमा और आपके डैड का कौन ख्याल रखेगा। फिर इतने में आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देता है। ये उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये देखो बेटा मेरा स्पेसशिप आ गया है और अब मैं इसी में बैठकर जाऊंगी। और ये बच्चा ये देखने के बाद सच में मान जाता है कि शायद वाकई में ही मेरी मॉम
मॉम मून पर काम करने के लिए जा रही हैं। ये बच्चा अपनी मॉम को बाय बाय कर रहा होता है कि इतने में पीछे से उसकी ग्रैंडमा आ जाती हैं। ये बच्चा अपनी ग्रैंडमा से गले लगने के बाद बहुत रोने लगता है। इसकी ग्रैंडमा भी अपने पोते से मिलने के बाद काफी रो रही होती है। अब गोयो अकेला ही एक जगह पर खड़ा होता है। यी इसके पास जाती है और इसे पूछती है कि क्या गोयो तुम खुश नहीं हो। यही गोयो से कहने लगती है कि मुझे मालूम है कि तुमने मेरे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया था। ये बात मुझे शाओफी और दोयो से मालूम हुई है। यही कहती है अगर वो सरप्राइज मैं नहीं भी देख सकी तो मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने जो आज उस बच्चे की हेल्प की है उसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हासिल हुई है। यही अब गोयो से कहती है कि चलो अब तुम मेरा गिफ्ट दो जो तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। और फिर गोयो यी को एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस देता है। यी वो नेकलेस पहन रही होती है लेकिन गोयो कहता है कि लाओ मैं तुम्हें ये पहनाता हूँ। इतने में ही यहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। गोयो यी ये फायरवर्क्स देखने लगते हैं। अब दूसरी तरफ शाओफी दोयो को एक बात कहती है जिसकी वजह से दोयो शाओफी की तरफ देखता है। शाओफी को अपने इतना क्लोज देखकर दोयो काफी शाय फील कर रहा होता है। शाओफी दोयो को कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है और फिर ये दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं। यी फायरवर्क्स को देखकर कह रही होती है कि कितने प्यारे हैं। तो गोयो कहता है कि हाँ ये बहुत प्यारे। तो यही कहती है कि मैं फायरवर्क्स की बात कर रही हूँ। तो गोयो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात कर रहा था। ये कहते ही गोयो यी को किस कर लेता है। यी जब अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है तो ये अपनी ट्विन बहन की पिक्चर निकालती है और उसको देखने लगती है। अपनी बहन की पिक्चर को देखते हुए यी को उन तमाम लम्हात के बारे में याद आता है जो उसने अपनी बहन के साथ गुजारे थे। इसके बाद यी अपने प्रोजेक्ट की वजह से काफी काम में बिजी हो जाती है। वो गोयो के ना तो कॉल्स का जवाब दे रही होती है और ना ही किसी मैसेजेस का रिप्लाई कर रही होती है। गोयो यी को मैसेज करता है कि क्या आज हम मिल सकते हैं। तो यी गोयो से कहती है कि मैं तुमसे आज नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मेरा एक कॉम्पिटिशन आने वाला है जिसकी वजह से मैं काफी बिजी हूँ। ये बात सुनने के बाद गोयो डिसाइड करता है कि वो भी यी के कॉम्पिटिशन में जरूर जाएगा। अब कॉम्पिटिशन वाला दिन आ जाता है। गोयो भी इस कॉम्पिटिशन में मौजूद होता है और जैंगफंग भी आया होता है। पिक एक करके हर ग्रुप का लीडर अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इसके बाद अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने की बारी यी की आती है। यही बता रही होती है प्रेजेंटेशन में उसका ये प्रोजेक्ट मेंटल इलनेस को खत्म करने के लिए है। लेकिन यी ने ये बात गोयो को नहीं बताई होती कि वो ये प्रोजेक्ट जैंगफंग के साथ कर रही है। जैसे ही गोयो ये बात सुनता है तो चुपके से गोयो वहाँ से उठकर चला जाता है। यी प्रेजेंटेशन देने के बाद गोयो को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे यहाँ पे गोयो नहीं दिखाई दे रहा होता। अब यहाँ पर लिंदो सेन उसी एटीट्यूड वाली लड़की का वीचैट भी ले लेता है क्योंकि लिंदो सेन इस लड़की को पसंद करता होता है। यी दोयो से जाके पूछती है कि गोयो कहाँ पर है। तो दोयो इसको बताता है कि उसे एक जरूरी काम था जिसकी वजह से वो घर चला गया है। रात को गोयो के घर यी पहुँच जाती है। यी गोयो के घर कुछ सामान लेकर आई होती है। गोयो ये सामान देकर इसे जल्दी से किचन में उठाकर ले आता है और अब यी गोयो से पूछती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। गोयो यी से कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है जो तुमने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो यी कहती है कि तुम तो उन टॉप 3 लोगों में आते हो जिन पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। अभी भी गोयो यी से नाराज होता है। फिर यी गोयो से कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि तुम वो पहले शख्स हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है और तुम वो हमेशा पहले ही शख्स रहोगे जिस पर मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ। इस बात पर गोयो यी से अपनी नाराजगी खत्म कर देता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब दोयो और शाओफी गेम खेल रहे होते हैं। गेम को जीतने के बाद दोयो एक्साइटमेंट में शाओफी को मास्टर कहते हुए कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो और दोयो को रियलाइज ही नहीं होता इस खुशी और एक्साइटमेंट में कि उसने शाओफी को हक किया हुआ है और जैसे इसको रियलाइज होता है तो ये शाओफी को छोड़ देता है जिस पर शाओफी साइड पर फेस करके मुस्कुराने लगती है। अब जब ये लोग गेम खेलकर बाहर आते हैं यहाँ से तो शाओफी दोयो से कहती है कि चलो अब मुझे तुम मास्टर कहो। लेकिन दोयो शाओफी को मास्टर नहीं कह रहा होता तो शाओफी दोयो से कहती है कि ठीक है तुम्हें अगर मुझे मास्टर नहीं कहना तो ना सही, मैं भी अभी घर जाकर तुम्हें गेम से ब्लॉक कर देती हूँ। ये कहकर शाओफी जाने लगती है लेकिन दोयो पीछे से शाओफी को मास्टर कह देता है जिस पर शाओफी काफी खुश होती है और दोयो से कहती है कि तुमने क्या कहा मैंने सुना नहीं। और फिर दोयो ऊंची आवाज में कहता है कि मास्टर। अब इसके बाद गोयो यी को अपने रूम में लेकर आता है। यी गोयो के रूम में आके बैठ जाती है तो गोयो यी के काफी करीब आ जाता है। यी काफी नर्वस फील कर रही होती है तो गोयो शावर लेने के लिए चला जाता है। जब गोयो शावर लेकर आता है तो यी से कहता है कि तुम भी जाकर शावर ले लो ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। अब जब यी शावर लेने के लिए आती है तो ये गोयो के पास आकर बैठ जाती है। ये दोनों कार्टून देख रहे होते हैं। अब जब यी गोयो के साथ बैठी होती है तो गोयो यी वाली साइड से कभी पानी लेने के लिए इस साइड पर आ रहा होता है, कभी टिश्यू लेने के लिए। इस पर यही कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम एक ही इत्तेफाक में क्यों नहीं ले लेते हो। अब गोयो यी से कहता है कि अब हमें सोना चाहिए। यी जब सोने के लिए लेट जाती है तो गोयो यी के करीब आकर उसको देखने लगता है और फिर अपने साथ में लेकर यी को लेट जाता है। अब यहाँ पर यी को फ्लैशबैक में ये याद आ रहा होता है कि उसकी बहन की डेथ कैसे हुई थी। एक्चुअल में यी की बहन हार्ट पेशेंट थी और ये दिखाया जाता है कि एक दिन यी की बहन स्कूल से वापस आ रही होती है और उसको रास्ते में ही हार्ट अटैक आ जाता है। अगले दिन यी अपने फ्रेंड्स के पास आती है और ये इनसे कहती है कि अब हमें अपने प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेना चाहिए। यही सोचकर अब यही जैंगफंग से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद यही गोयो के साथ खाना खाने के लिए आई होती है। गोयो यही से पूछता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई इन्वेस्टर मिला? तो यही कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे जल्दी कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा और इस बारे में मेरी जैंगफंग से भी बात हुई है। जैंगफंग का नाम सुनते ही गोयो कहता है कि जैंगफंग के साथ तुम कभी भी काम नहीं करना और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जैंगफंग तुम्हारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए कभी भी इन्वेस्ट करेगा। यही गोयो की बात सुनकर चुप हो जाती है। घर पर आने के बाद शॉफी को सारी बात बता देती है। यही शॉफी से कहती है कि गोयो ने मुझसे कहा है कि मुझे जैंगफंग के साथ काम नहीं करना चाहिए है। तो शॉफी यही से कहती है कि तुम्हें अब सारी बात के बारे में गोयो को बता देना चाहिए। तो यही कहती है कि मैं इस संडे गोयो को सारी हकीकत के बारे में जरूर बता दूंगी। नेक्स्ट डे अब यही के फ्रेंड्स जैंगफंग के साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसकी बदौलत यही और इसके फ्रेंड्स को काम करने के लिए अपना एक ऑफिशियल ऑफिस भी मिल जाता है और यहीं पर बैठकर अब इन तीनों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है। अब गोयो काउंसलिंग के लिए अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट के रिमार्क सुनकर गोयो सैड फील कर रहा होता है और तभी यहाँ पर गोयो को किकी मिल जाता है। गोयो और किकी बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। किकी गोयो को बताता है कि मुझे मालूम हो गया है कि वो मेरी मॉम नहीं थी, क्योंकि मेरी मॉम मुझे कभी भी किकी के नाम से नहीं बुलाती थी, बल्कि वो मुझे शॉबे के नाम से बुलाया करती थी। किकी गोयो से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी मॉम की आवाज कैसे यूज की थी उस दिन? तो गोयो उसको बताने लगता है कि किस तरह उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसकी मॉम की आवाज यूज की थी। ये बात सुनने के बाद किकी खुश हो जाता है। वो गोयो से कहता है कि बड़ा होकर मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही पढ़ूंगा। इस बच्चे की बातें सुनने के बाद गोयो को कॉल करता है। एक्चुअल में यही का प्रोजेक्ट भी वॉइस से रिलेटेड होता है। तो गोयो को अब रियलाइज होता है कि यही का प्रोजेक्ट इसके लिए परफेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर गोयो इन्वेस्ट कर सकता है। अब गोयो यही से बात करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, उसे ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। गोयो यही को कॉल कर रहा होता है, लेकिन इतने में यही जैंगफंग और शॉफी के साथ घर पर आ रही होती है। यही और शॉफी जैंगफंग के साथ इसलिए घर पर आए होते हैं क्योंकि इन्हें काम पर काफी देर हो गई थी, तो जैंगफंग इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए आया था। जैसे ही गोयो यही को जैंगफंग के साथ देखता है तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जैंगफंग गोयो से कहता है यही ने अब मेरे साथ प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और हम दोनों अब मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी। गोयो तो ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि यही ने इसके साथ कैसे प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। यही गोयो को ऐसे देखकर जैंगफंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। गोयो यही से कहता है कि तुम जैंगफंग के साथ आखिर कैसे प्रोजेक्ट साइन कर सकती हो, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। तो यही कहती है कि ये तो मेरी अपनी चॉइस है, मैं जिस मर्जी के साथ अपना प्रोजेक्ट साइन करूं, और वैसे भी तुम्हें तो वैसे ही मेरा प्रोजेक्ट नहीं पसंद है। गोयो कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है कि जैंगफंग तुम्हें यूज भी कर सकता है, लेकिन यही इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही होती है। गोयो यही से कहता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसे जैंगफंग को कोई भी फायदा नहीं होना है, तो इससे एक बात तो जाहिर है कि वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहा है। लेकिन यही गोयो की कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है। फिर गोयो कहता है कि तुम्हारे जो भी मन में है तुम वो करो, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से गोयो चला जाता है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ ब्रेकअप भी कर लेते हैं। यही रोते हुए शॉफी के पास आते से बताती है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप के बाद यही का कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा होता, ना तो इसे खाना खाया जा रहा होता और ना ही ये काम में कुछ सही तरह से फोकस कर पा रही होती है। और दूसरी तरफ गोयो का भी यही हाल होता है। गोयो का भी मीटिंग में कोई ध्यान नहीं होता और ये मीटिंग वाले तमाम लोगों को यही की वजह से ही डांटने लगता है। अब फिर साइड में आकर गोयो से पूछता है कि कल तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। अब गोयो से कहता है कि कल गुस्से में आकर मैंने यही को कुछ बातें सुना दी थी जिसकी वजह से हम दोनों की लड़ाई होगी। तो गोयो से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं शॉफी के साथ मिलकर तुम दोनों का पैचअप करवाने की कोशिश करता हूँ। अब गोयो शॉफी को बात करने के लिए बुला लेता है। दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और साथ में गोयो शॉफी को बताता है कि तुम्हें मालूम है कि उस दिन गोयो तुम दोनों के घर पर क्यों आया था, क्योंकि गोयो ने सोच लिया था कि वो तुम लोगों के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेगा। पहले तो शॉफी को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन शॉफी गोयो की बात पे यकीन कर ही लेती है। अब शॉफी गोयो को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से सिर्फ अपनी मर्जी की पढ़ाई करने के लिए भाग गई थी। गोयो कहता है कि तुम्हारा मेरा दुख तो बिल्कुल सेम है, मैं भी अपने पेरेंट्स के घर से सिर्फ इसी वजह से भागा था क्योंकि मैं अपनी पसंद की पढ़ाई करना चाहता था। अब इन दोनों का दुख सेम होता है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा लेते हैं। अब अगली सुबह शॉफी को यही की कॉल आती है और ये शॉफी से कहती कि कल रात तुम कहाँ पर थी, तुम घर पर क्यों नहीं वापस आई। और तब शॉफी को मालूम होता है कि मैं तो होटल में हूँ। साथ ही शॉफी के गोयो भी मौजूद होता है। गोयो शॉफी को देखकर चीखें मारने लगता है। शॉफी इसका मुंह बंद करवा कर जल्दी से कॉल कट करती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों इस होटल में कैसे पहुंचे थे और इन दोनों के दरमियान नाइट में कुछ भी नहीं
हुआ क्योंकि होटल में आने के बाद शाफी ने दोयो को नहलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ने सिर्फ ड्रेस चेंज किए थे। लेकिन इनको इस बात का मालूम नहीं होता है और दोयो शाफी से कह देता है कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूँ। शाफी ये बात सुनकर खुश होती है और उससे कहती है कि अब अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है तो तुम इस बात से नहीं मुकरोगे। अब बाद में यी को आकर शाफी सारी बात बता देती है कि जो मेरा गेमिंग फ्रेंड था ना, वो और कोई नहीं बल्कि दोयो है, और तुम्हें मालूम है ना कि मैं अपने इस गेमिंग फ्रेंड को कितना पसंद करती हूँ। अब चूंकि वो असल में दोयो है, इसलिए अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब दूसरी तरफ दोयो गोयो को बताता है कि तुम्हें मालूम है कि यी मुझसे ये कह रही थी कि तुमने और यी ने ब्रेकअप कर लिया है। ये बात सुनकर गोयो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम दोनों ने ब्रेकअप तो नहीं किया, मैंने तो बस उसे गुस्से में आकर कुछ बातें कह दी थी। तो दोयो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उससे सॉरी कर लेना, वैसे भी वो आजकल काफी अपसेट है। अब जैंग फैन यी और इसके फ्रेंड के स्टूडियो में आया होता है क्योंकि यी ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब जैंग फैंग को इनका प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है और जैंग फैंग यी से हैंडशेक कर रहा होता है। ये सब कुछ बाहर से गोयो देख लेता है और गोयो जैसे यी को इस तरह देखता है तो इसे काफी गुस्सा आता है। ये कहता है दोयो ने तो कहा था कि ये काफी अपसेट है, लेकिन मुझे तो ये काफी खुश दिखाई दे रही है, और इसे ऐसे देखकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गोयो ने एक प्रोजेक्ट साइन करना होता है और ये प्रोजेक्ट जैंग फैंग के साथ ही होता है। और जब गोयो ये प्रोजेक्ट साइन कर लेता है तो गोयो को मालूम होता है असल में जैंग फैंग यी का फायदा उठा रहा है और वो इसके प्रोजेक्ट को एक गेम में बदलना चाहते हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से एक गेम बना भी ली थी। ये बात सुनकर गोयो को बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि गोयो जैंग फैंग का गिरेबान पकड़ लेता है। ये लोग गोयो को इस गेम की वीडियो भी दिखा देते हैं। अब ये गोयो से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें यी का प्रोजेक्ट वापस चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ एक डील करनी होगी। ये लोग तो इस प्रोजेक्ट के बदले में गोयो से उसकी कंपनी ही मांग लेते हैं। गोयो को इनकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये इनसे कहने लगता है कि तुम लोग सिर्फ मुझे 3 दिन दे दो, मैं इसमें कुछ ना कुछ करता हूँ। एक्चुअल में जैंग फैंग खुद से नहीं चाह रहा होता कि वो इस तरह से यी को यूज करे, तो इस पर इसका बिजनेस पार्टनर कहने लगता है कि तुम्हें मालूम है ना कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम लोग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो, इसलिए हम यी को गेम के लिए यूज करके उससे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस पर जैंग फैंग मान जाता है। ये टैक्सी लेकर जा रही होती है तो गोयो इस टैक्सी का पीछा करने लगता है। ये एक्चुअल में अपनी मॉम के घर पर गई होती है। यी की मॉम इसके बाल बना रही होती है और इसकी मॉम बाल बनाते हुए यी को मारने लगती है। उसे कहती है कि तुम यी नहीं हो और कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। इतने में गोयो आकर यी को बचा लेता है। अब गोयो यी की जगह उसकी मॉम से मार खाने लगता है। एक्चुअल में यी की मॉम ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि यी की ट्विन सिस्टर की डेथ के बाद इसकी मॉम को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। अब दोयो और शाफी रिलेशनशिप में आने के बाद काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और दोयो कहने लगता है कि गोयो को सब मालूम हो गया है कि यी अपना प्रोजेक्ट अपनी बहन के बारे में बना रही थी। ये सब बातें सुनने के बाद शाफी कहने लगती है कि अभी गोयो कहाँ पर है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि गोयो जाकर यी को बता दे कि उसे सब मालूम हो गया है। गोयो कॉल तो नहीं उठा रहा होता, लेकिन दोयो गोयो की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। अब गोयो और यी दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। गोयो यी से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मालूम हो गया है, अगर पहले मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी भी इतनी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनाता। कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें पहले नहीं समझा, तुम तो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन अब काफी देर हो गई है क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का कॉपीराइट तो अब जैंग फैंग के पास है। तो गोयो कहता है कि अभी इतनी देर नहीं हुई है। तो यी कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो गोयो कहता है कि मेरा मतलब है कि अब काफी देर हो गई और हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर गोयो यी को वहाँ से ले जाता है। दोयो और शाफी भी छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। अब अगले दिन गोयो दोयो से कहता है कि जैंग फैंग ने हमसे यी के बदले में जो चीज मांगी है मैं वो इनको देने के लिए तैयार हूँ। गोयो जैंग फैंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। गोयो अपनी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैंग फैंग को दे देता है और इस बात की खबर यी तक भी पहुँच जाती है। और जैसे ही ये न्यूज देखती है इंटरनेट पर तो ये जल्दी से भागते हुए गोयो की कंपनी में पहुँच जाती है और वहाँ पर भी ये बातें चल रही होती है कि कोई लड़का भला एक लड़की की खातिर अपना इतना ज्यादा नुकसान कैसे कर सकता है। अब जब ये जैंग फैंग की कंपनी में जाती है तो इसके फ्रेंड्स को जैंग फैंग की कंपनी से निकाल दिया गया होता है और शाफी यी को सारी बात बता देती है कि जैंग फैंग असल में तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक गेम के लिए यूज कर रहा है। ये सुनकर यी अंदर जाती है और जैसे ही वो अपने प्रोजेक्ट को उस गेमिंग के लिए यूज करते हुए देखती है तो इसे काफी गुस्सा आता है और ये वहाँ के कंप्यूटर्स वगैरह तोड़ने लगती है। इतने में यहाँ पर जैंग फैंग आ जाता है और ये यी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये जैंग फैंग से कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी
होगी कि आखिर तुमने मेरे प्रोजेक्ट के साथ क्या किया है। तो जैंगफंग कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बदले में गोयो से ये चीज ली है और वैसे भी तुम्हारे प्रोजेक्ट से किसी को भी फायदा नहीं होना था, इसलिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में आखिर कौन इन्वेस्ट करता। ये सुनते सार ही जैंगफंग के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और यहाँ से निकल कर ये रोते हुए गोयो के घर पर जाती है, लेकिन ये अंदर नहीं जा रही होती क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। इतने में गुफी वहाँ पर आ जाता है। ये से कहने लगता है कि आप अंदर क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये कहती है कि मैं आखिर गोयो से जाकर कैसे मिल सकती हूँ, मैं उसे कैसे फेस करूंगी, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है क्योंकि मैं काफी सेल्फिश हो गई थी। गुफी से ये बातें करने के बाद ये वहाँ से चली जाती है। गोयो ये के वहाँ से जाने के बाद अपने कंसोल की मदद से ये की वही वीडियो देख रहा होता है जिसमें ये ने गुफी से बातें की थी। ये देखने के बाद गोयो ये को कॉल करता है, लेकिन ये का नंबर बंद आ रहा होता है। फिर अगले दिन गोयो शाफी से भी मालूम करता है कि तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ है। तो शाफी कहती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि ये कहाँ पर है। गोयो उस हॉस्पिटल भी जाता है जहाँ पर ये की मॉम एडमिट है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसको मालूम होता है कि ये अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली गई है। और अब हमें ये को दिखाया जाता है जो अपने होम टाउन पहुँचने के बाद फिर से वहाँ पर डिलीवरी का काम शुरू कर देती है और अपना काम खत्म करने के बाद ये अपनी मॉम के पास आ जाती है। ये की मॉम वो नेकलेस पकड़ कर बैठी होती है जो गोयो ने ये को दिया था। ये अपनी मॉम से ये नेकलेस पकड़ती है और कहने लगती है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले। फिर ये उसी नेकलेस को देख रही होती है और अब इसे गोयो की याद आ रही होती है। इतने में यहाँ पर गोयो भी यी का पीछा करते हुए उसके होम टाउन पहुँच जाता है और ये इसके होम टाउन पहुँचकर यी का पता मालूम कर रहा होता है। अब यहाँ पर दूर से यी गोयो को देख लेती है और इसी दौरान में गोयो भी यी को देख लेता है। ये जल्दी से भागकर अपने घर जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जब गोयो यहाँ पर पहुँचता है तो गोयो यी से कहने लगता है कि यी मुझे मालूम हो गया है तुम यहाँ पर हो, इसलिए अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। गोयो यी से कहता है कि यी प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। गोयो यी से कहता है कि मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी कंपनी तक को सेल कर दिया है। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैं कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट बनाकर फिर से अपनी कंपनी को खड़ा कर लूंगा और मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक एक चीज जैंगफंग से ले आया हूँ जो मैंने तुम्हारे घर के डोर के बाहर रख दी है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद गोयो यहाँ से चला जाता है। कि गोयो के जाने के बाद डोर ओपन करके उन चीजों को देखने लगती है, लेकिन इतने में गोयो वहाँ पर फिर से आ जाता है। ये गोयो को देखकर फिर से अंदर जाने लगती है, लेकिन इस सब में गोयो का बाजू दरवाजे के बीच में आ जाता है, जिसको देखकर ये आखिर डोर ओपन कर ही देती है। गोयो यी को हक कर लेता है, लेकिन यी उसको पीछे करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा सिर्फ बाजू बचाने के लिए दरवाजा खोला था। और इतने में यी की मॉम आ जाती है और फिर गोयो यी की मॉम के पास अंदर चला जाता है। खाना खाने के दौरान यी गोयो से कहती है कि तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी घर का अरेंज कर देती हूँ। और गोयो यी की मॉम से कहने लगता है कि देखे ना यहाँ पर अब कितनी रात हो गई है, तो क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ। इस पर यी की मॉम मान जाती हैं। अब यी गोयो को भी अपने रूम में ही ले आती है। गोयो यी से बातें वगैरह कर रहा होता है तो यी गोयो से कहती है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन गोयो यी को रोक लेता है। अब यहाँ पर गोयो के हाथ पर यी चोट देख लेती है। चोट को देखने के बाद यी गोयो के लिए मेडिसिन लेने चली जाती है और फिर यी गोयो के हाथ पर मेडिसिन लगाने लगती है। मेडिसिन लगाने के बाद जब यी जा रही होती है तो गोयो यी का हाथ पकड़कर उसको यहीं पर रोकता है और उसे कहता है कि तुम कुछ देर मेरे पास ही लेट जाओ। गोयो यी से कहता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था और तुम्हारे चले जाने की वजह से शाफी भी तुम्हारे बारे में काफी फिक्रमंद है। यही कहते हुए गोयो यहीं पर सो जाता है। अब गोयो की बातें सुनने के बाद यी अपने फोन में सिम डाल लेती है और अब यी शाफी और लिंदोसिन के मैसेजेस वगैरह पढ़ने लगती है। यी यहीं पर सो जाती है तो इसकी मॉम रात को इसके पास आती है और इसके ऊपर ब्लैंकेट देती है। अब गलती से यी की मॉम का हाथ माउस पर लग जाता है और क्लिक होने की वजह से यी का प्रोजेक्ट चलने लगता है। यी के प्रोजेक्ट में जो लड़की बोलने वाली होती है वो अपना नाम जैंग यी बताती है। ये देखकर तो इसकी मॉम बहुत हैरान हो जाती है। अब अगली सुबह जब यी उठती है तो यी का प्रोजेक्ट चल रहा होता है। यी को ये देखने के बाद सिर्फ अपनी मॉम की ही फिक्र होती है। यी गोयो को भी बताती है कि मेरी मॉम ने मेरा प्रोजेक्ट देख लिया है और अब गोयो भी यी के साथ इनके होम टाउन में इसकी मॉम को ढूंढने लगता है। सब जगह देखने के बाद यी आखिर
आखिर में उसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर यी की मॉम अपनी बेटी के आने का वेट कर रही होती है क्लासरूम के बाहर। ये अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो इसकी मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर आन के आने का वेट कर रही हूँ। और अब यहीं से हमें मालूम होता है कि यी का असल नाम जैंग युआन है, ना कि जैंग यी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब यी की डेथ हुई थी तो इसकी मॉम को यही लगता था कि इसकी बेटी एन की वजह से यी की डेथ हो गई है। और अब प्रेजेंट में इसकी मॉम अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हो रही होती है। इसकी मॉम इसे देखकर कहने लगती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ये कहने लगती है कि मॉम यी को मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस पर इसकी मॉम कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पर ये दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं और इसकी मॉम अपनी बेटी को गले लगा लेती है। अब पीछे से ये सारा सीन गोयो भी देख रहा होता है। इसके बाद जब रात को यी अपनी मॉम को सुलाकर रूम से बाहर आ रही होती है तो गोयो यी से कहता है कि हमें बाहर चलकर कुछ बात कर लेनी चाहिए। बाहर आने के बाद यी गोयो से कहने लगती है कि तुम्हें अब मालूम तो हो ही गया होगा क्योंकि तुमने मेरी और मॉम की सारी बातें सुन ली है कि मेरा नाम यी नहीं बल्कि एन है। अब ये गोयो को बताने लगती है कि यी मेरी बहन थी, उसको हार्ट डिजीज था जिसकी वजह से हम उसको स्कूल भी नहीं भेजते थे, लेकिन वो मॉम से छुपकर मुझे कहती थी कि क्या बहन मैं तुम्हारी जगह स्कूल जा सकती हूँ। और एक दिन मैंने यी को अपनी जगह स्कूल जाने दिया। वो काफी दिन मेरी जगह फिर स्कूल जाने लगी, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो हार्ट डिजीज होने की वजह से यी वहीं पर बेहोश हो गई थी। और जब मेरी मॉम हॉस्पिटल पहुंची तब तक मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी। और मॉम इस सारे टाइम में यही समझती रही कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अपनी बहन को स्कूल जाने की परमिशन देती और ना मेरी बहन के साथ ये सब कुछ होता। इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना नाम यी रख लेती हूँ। मैंने अपनी ग्रैंडमा की मदद से अपना नेम चेंज करवा लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरी मॉम अपनी बेटी यी को देखती रहेंगी तो वो सुकून में रहेंगी। पर मुझे आज इस बात का मालूम हुआ कि उन्हें उनकी बेटी आन भी चाहिए थी। वो उससे भी उतनी ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम हो गई है। सारी बातें सुनने के बाद गोयो यी से कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ अपनी मॉम के लिए किया है, ना कि किसी और के लिए। यी गोयो से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ और मैं अपना बाकी सारा टाइम अपनी मॉम के साथ गुजारना चाहती हूँ क्योंकि जितना टाइम भी मैं अपनी मॉम के साथ स्पेंड करूंगी उसकी वजह से मेरी मॉम की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। गोयो यी को हक करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना है। यी गुस्से में गोयो को पीछे करते हुए कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गोयो कहता है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा और तुम खुद ही शाफी को बता देना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब जब गोयो यी के घर से जा रहा होता है तो यी गोयो के पीछे जा रही होती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से आखिर कहाँ पर जाओगे अगर तुम अपने घर नहीं जा रहे हो तो गोयो यी के साथ वाले घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और उसको बताने लगता है कि जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ पर आकर ढूंढ रहा था ना तो तभी मैंने ये वाला घर रेंट पर ले लिया था और अब से मैं यहीं पर रहूंगा। ये सुनने के बाद यी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोयो को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे यी मिल गई है। शाफी गोयो से कहती है कि तुम यी का अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन गोयो यी के घर से निकलने से पहले ही वहाँ पर बैठकर यी का वेट कर रहा होता है, लेकिन यी इसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब जब रात को यी अपनी तमाम डिलीवरीज करके वापस आती तब भी गोयो यी का वेट कर रहा होता है, लेकिन यी यहाँ पर भी इसको इग्नोर करके अपने घर पर चली जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहता है। गोयो यी का बाहर बैठकर वेट करता है लेकिन यी उसको अवॉइड करती रहती है। एक दिन गोयो यी के जाने के बाद यी के घर का डोर नॉक करता है। इसकी मॉम डोर ओपन करती है और गोयो यी के घर के अंदर आ जाता है। अब यी जब ये देखती है कि इसके घर का डोर ओपन है तो इसको अपनी मॉम की काफी फिक्र होती है और ये जल्दी से अपने घर पर आ जाती है। अब यी गोयो को अपने घर पर देखकर हैरान होती है, उससे कहती है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। तो गोयो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम के पास एक एक्स्ट्रा की थी, उन्होंने मुझे वो की दी और मैं उसके थ्रू तुम्हारे घर के अंदर आ गया। ये सुनने के बाद यी को गुस्सा आता है, वो गोयो को अपने घर से निकाल देती है। अब अगले दिन फिर गोयो यी के घर पर आ जाता है, लेकिन इस बार यी इसको घर से नहीं निकालती है और इसके साथ बैठकर ही डम्पलिंग बनाने लगती है। डम्पलिंग बनाते हुए गोयो मैदा यी के मुंह पर लगा देता है। यी भी बदले में गोयो के फेस पर ये लगा देती है और इस तरह से यी और उसकी मॉम और गोयो आपस में काफी एंजॉय करने लगते हैं। इकट्ठे खाना खाने के बाद गोयो यी इकट्ठे बैठकर बर्तन वगैरह साफ कर रहे होते हैं। अब ये सब करने के बाद गोयो यी के काफी क्लोज आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी गलती है कि मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। तो यी कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं ही सेल्फिश हो गई थी। गोयो यी को किस करने लगता है, लेकिन यी को अपनी मॉम की आवाज आती है जिसको सुनकर यी वहाँ से जाने लगती है। तभी गोयो यी को रोककर पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। तो यी वापस आकर गोयो को किस कर देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डेज में गोयो यी के घर के लिए नई नई चीजें
लेकर आता है और यी के घर की सफाई वगैरह भी करता है और यी अपनी डिलीवरीज वगैरह में काफी बिजी होती है। एक दिन जब यी अपनी डिलीवरीज वगैरह करके घर वापस आती है तो ये देखती है कि जेंगफंग वहाँ पर मौजूद होता है। यी जेंगफंग को देखकर इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेंगफंग यी को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, प्लीज तुम मेरी बात सुन लो। जेंगफंग कहने लगता है कि मुझे मालूम हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब एन जेंगफंग की बात नहीं सुन रही होती तो जेंगफंग कहने लगता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम यी नहीं हो। ये सुनकर यी वहीं पर रुक जाती है। अब जेंगफंग एन को बताने लगता है कि उस दिन यी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब रास्ते में मैं एन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कुछ लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मैं टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि एन की डेथ हो गई है और मैं हमेशा से इसी रिग्रेट में रहा हूँ कि यी की डेथ मेरी वजह से हुई है, क्योंकि अगर मैं टाइम पर पहुँच जाता तो शायद तो यी के साथ ये सब कुछ ना होता। इसकी बात सुनने के बाद एन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेंगफंग आन का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही गोयो जेंगफंग को देखता है यी के साथ इस तरह से तो ये आकर जेंगफंग को जोर से पंच करता है और इस सब के दौरान जेंगफंग के हाथ से एक लेटर नीचे गिरता है और ये लेटर यी ने मरने से पहले जेंगफंग के लिए लिखा होता है। उस लेटर में यी ने लिखा होता है कि मैं नहीं जानती कि मेरी सर्जरी कामयाब होगी या नहीं। आन, अगर तुम्हें ये लेटर मिल जाए तो इस लेटर को मॉम को भी जरूर दिखाना और तुम उनसे ये कहना कि मेरे जाने के बाद वो सैड ना हो और ना ही मेरी वजह से रोए। मुझे यहाँ पर काफी तकलीफें थी, लेकिन अब जहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो मैं बिल्कुल पुरसुकून और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। ये सारे लेटर को पढ़ते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और रो रही होती है। अब दूसरे पेज पर यी ने जेंगफंग के बारे में लिखा होता है। आन ये लेटर जेंगफंग को पकड़ा देती है, जिस पर यी ने लिखा होता है कि जेंगफंग मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आए, लेकिन इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं क्योंकि तुम किसी वजह से ही वहाँ पर नहीं आए होगे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जितना भी एंजॉय किया वो तुम्हारी ही वजह से किया है। मुझे घर वाले कभी भी आइसक्रीम नहीं खाने देते थे, लेकिन तुमने मुझे फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खिलाई। अब जेंगफंग भी यी के इस लेटर को पढ़कर रो रहा होता है और यी भी गोयो के गले लगकर रो रही होती है। इसके बाद अब एन गोयो के साथ यी की कब्र पर जाती है और जब ये दोनों यी की कब्र से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर जेंगफंग भी आ जाता है। अब यहाँ से जब ये दोनों वापस घर पर जा रहे होते हैं तो आन गोयो से कहती है कि मुझे अब एक बहुत जरूरी काम करना है और यी से अपना नाम चेंज करवा कर ये एन रख लेती है। अब अपना नेम चेंज करवाने के बाद आन काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि फाइनली मुझे मेरा नाम वापस मिल गया। और अब गोयो आन को ऐसे देखकर अपना कोट साइड पर करता है और इसको किस कर लेता है। घर पर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और आन गोयो से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल हम वापस चले जाएंगे। आन की ये बात सुनकर गोयो भी काफी खुश होता है और फिर गोयो आन को उठाकर बेड पर लिटा कर ये इसको एक किस करता है और गोयो इसका नेम लेकर इसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये नाम मेरे फेवरेट पर्सन का है, तो ये नाम भी मेरा फेवरेट है और तुम मेरी हो। इसके बाद गोयो यी को किस कर लेता है। अब अगली सुबह आन और गोयो वापस चले जाते हैं। जब शाफी आन को वापस घर पर देखती है तो काफी खुश होती है और शाफी आन को गले लगाकर कहने लगती है कि तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। गोयो आन को उसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है जिसके पास गोयो पहले भी गया था। गोयो असल में यहाँ पर आन को इसकी मॉम की वजह से लाया होता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी मॉम की कंडीशन उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद काफी बेहतर हो गई है, इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि आप अपनी मॉम को वो प्रोजेक्ट दोबारा दिखाएं ताकि आपकी मॉम की कंडीशन ज्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे लोगों की मेंटल इलनेस ठीक हो सकती है। अब हमें जेंगफंग दिखाया जाता है जिसने अपने बिजनेस पार्टनर को इस कंपनी से निकलवा दिया होता है। अब वो शख्स आकर जेंगफंग से कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पे काफी गुस्सा करता है, लेकिन इस सब के बाद जेंगफंग अपना भी रेजिग्नेशन लेटर रख के वहाँ से चला जाता है। और अब ये पांचों एक डिनर पर आते हैं और ये काफी एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से डिनर करने के बाद शाफी और दोयो जब घर पर पहुँचते हैं तो इन्होंने काफी ड्रिंक की होती है, तो शाफी फिर से दोयो को नहलाने लगती है। अब जब दोयो फिर से अपने होश में आता है तो ये शाफी से कहने लगता है कि उस दिन जो तुमने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, उस रात हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। तो शाफी कहती है कि तुम उस दिन की बात कर रहे हो, तुम्हें
उस दिन के बारे में जरा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। दोयो शाफी को अपने करीब कर लेता है और इससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के बाद इसे किस कर लेता है। अब दूसरी तरफ गोयो और आन वॉक पर आए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों गूफी को एक डॉग के साथ देखते हैं। अब गूफी को इस तरह इस डॉग के साथ देखकर ये लोग घर पर जाते हैं और गोयो अपने कंसोल की मदद से गूफी के इमोशंस को चेक करता है और इन्हें मालूम होता है कि गूफी के अंदर खुद ब खुद इमोशंस डेवलप हो गए हैं। इसके बाद आन को मालूम होता है कि जेंगफेंग ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये देखने के बाद आन जब गोयो के सामने जेंगफेंग का नेम ले रही होती है तो गोयो इसको ऊपर बिठाता है और इससे कहने लगता है कि तुम आइंदा मेरे सामने किसी और लड़के का नाम नहीं लोगी, तुम मेरी हो इसलिए तुम्हें किसी और लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए। आन कहती कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो गोयो कहता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ और फिर इसके बाद गोयो यी को किस कर लेता है। अब आन अपने प्रोजेक्ट को मजीद बेहतर करने के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करती है और फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसने अब दोबारा से टेंगो 2 बना लिया था और गोयो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर सबको इसके बारे में बता रहा होता है। जब गोयो की ये कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो आन भी बाकी तमाम डॉक्टर्स के साथ देख रही होती है ये कॉन्फ्रेंस। अब इसके बाद शाफी और आन गोयो की कंपनी में इन दोनों के आने का वेट कर रही होती है। ये दोनों लिंदोसिन के साथ आ रहे होते हैं। ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास आते हैं लेकिन यहाँ पर शाफी दोयो को नहीं बुला रही होती। शाफी दोयो से कहती है मैंने और तुमने डिनर करना था लेकिन तुम भूल गए हो। लेकिन दोयो शाफी से कहने लगता है कि मैं भूल गया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और ये काफी प्यार से उसको मना रहा होता है इसीलिए शाफी मान जाती है। अब हमें जेंगफेंग का दिखाया जाता है जो कि अब एक अच्छा आदमी बन गया और इसने हर किस्म का बुरा काम छोड़ दिया है और अब जेंगफेंग उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जिनको हार्ट डिजीज है। जेंगफेंग एक बच्ची से मिलने के लिए भी जाता है जिसका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमें गोयो और आन दिखाए जाते हैं। आन गोयो से कहती है कि क्यों ना हम उस जगह पर चलें जहाँ पर हमारा सीक्रेट कैंप था। तो गोयो आन से कहने लगता है कि अब वहाँ पर ग्रीन प्लम के ट्री नहीं है बल्कि उसकी जगह पर एक मार्ट बन गया है वहाँ पर। लेकिन आन गोयो को उसी मार्ट में ले आती है। जब ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं तो गोयो की पहली ही नजर ग्रीन प्लम की कैंडीज पर पड़ती है। गोयो इन कैंडीज को देखकर काफी खुश होता है, कहता है कि ये कैंडीज अब मिलना तो काफी मुश्किल हो गई हैं। जब ये दोनों काउंटर पर बिल पे करने के लिए आते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये कैंडीज आन नहीं यहाँ पर रिक्वाई होती हैं। अब मार्ट से निकलने के बाद ये वो कैंडी खा रही होती है। गोयो ये से कहता है कि ये कैंडी स्वीट है ना। आन गोयो को कैंडी खाने के लिए देने लगती है लेकिन गोयो कैंडी खाने के बजाय यी को किस कर लेता है। यी गोयो से कहती है कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद है, तुम्हें शर्म ना आई ऐसा करते हुए। अब गोयो दोबारा से आन को किस करने लगा है जिसकी वजह से आन अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन गोयो आन के साथ मजाक कर रहा होता है और ये इसको ऐसे देखकर यहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद आन भी गोयो के पीछे भागती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितने बुरे हो। और फिर हमें अब इस ड्रामा के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि आन अपनी मॉम को वही प्रोजेक्ट दिखाती है और यहाँ पर वो डॉक्टर और जेंगफेंग भी मौजूद होता है। अब आन की मॉम अपनी बेटी को इस प्रोजेक्ट के थ्रू देखकर काफी खुश हो रही होती है और इस तरह से इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।